हेलो ब्रह्मन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां हम लोग करते हैं द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल का IQ IP। और ये होता है बिल्कुल फ्री। कोई भी बच्चा मेरे ऐप पर आकर के ये सेशन देख सकता है सुबह 9 बजे लाइव। और उसके बाद भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। आप सब आकर के हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की चर्चा। और आज की चर्चा में सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वह टॉपिक स्वाभाविक रूप से आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। 2019 में यूपीएससी ने आपसे एक प्रश्न पूछा और वो प्रश्न था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बेरोजगारी बढ़ाएगी या रीस्किल अप स्किल के द्वारा रोजगार का सृजन करेगी। ये 2019 का जो निबंध का प्रश्न था, ये स्वाभाविक रूप से आज भी उतना ही रेलिवेंट है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे एआई की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले समय में एआई ही इस पूरी व्यवस्था को, ना केवल हेल्थ को अपितु एजुकेशन और सभी प्रकार के सेक्टर्स को, इकोनॉमी से लेकर के साइंस से लेकर के सबको यही गवर्न करने वाला है। और उसी कड़ी में आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसमें आज हम देखेंगे कि कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए भविष्य का डर है या अवसर। क्या ये नौकरियां खा जाएगा या नई नौकरियां पैदा करेगा। इस न्यूज को आप देखिए। इस न्यूज में अमेजॉन एमएनसी के बारे में आप सबको पता है। अमेजॉन जैसी कंपनियां न्यूज बताती है कि 14,000 लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, क्योंकि अब उन 14,000 लोगों का काम मशीनें करेंगी। आई होप आप समझ रहे हैं यह कितनी गंभीर बात है। यानी एआई अब कॉल सेंटर में लोगों को रिप्लेस करेगी, यानी एआई अब लोगों से खुद बात कर सकती है, इंसान की आवश्यकता खत्म। एआई अब डेटा एनालिटिक्स खुद कर सकती है, यानी इंसान की आवश्यकता खत्म। और यहां तक कि लेख लिखता है कि जितनी भी रूटीन जॉब है वो खतरे में, चूंकि रूटीन जॉब ये कर सकता है। यानी रोजगार पे संकट है। उदाहरण है जिसको आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम लिखेंगे एआई के इंपैक्ट पे, तो आप इतना पॉइंट लिखेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है। यही एआई यानी उस निबंध का दूसरा पार्ट, यही एआई नए काम भी ला रहा है। कौन से काम आ रहे हैं? डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ट्रेनर होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो एनालिसिस्ट होते हैं, ये ऐसी नई नौकरियां आ रही हैं। और साथ ही इस आर्टिकल में डिस्कस है कि जो लोग अपने स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं वो एआई से डर नहीं रहे, बल्कि उसी से कमाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आज के समय में हमेशा ही रहा है, लेकिन मैं मानता हूं स्किल सबसे बड़ा सत्य है। अगर कोई मुझसे पूछे एजुकेशन सबसे बड़ा सत्य है, मैं कहूंगा एजुकेशन है, बट एजुकेशन से भी बड़ा सत्य स्किल है। भारत में अगर इसी रेफरेंस को हम भारत में लेकर के आए जो इस आर्टिकल में डिस्कस है, 60% नौकरियां 2030 तक ऑटोमेशन से प्रभावित हो सकती हैं। 100 में से 60 रोजगार, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अच्छे न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं। पर अगर हम रीस्किलिंग करें, अप स्किलिंग करें, जैसा 2019 के एसे के प्रश्न में पूछा गया था, एआई और रोबोटिक्स जैसी स्किल हमारा जो यूथ है ये सीखे, तो यही खतरा हमारे लिए अवसर बन सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि एआई नौकरियां नहीं छीनती हैं, वे उन्हें बदलती हैं। जीत उसी की होगी जो मशीन तेजी से सीखेगा। यही आज हमारे इस पहले टॉपिक का विषय है, जिसे हम कनेक्ट करेंगे जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के साथ। और उसके पश्चात साइंस एंड टेक तो है ही है, यानी साइंस टेक और इकोनॉमी का एक रिलेशन आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यानी जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड पॉलिसी, सरकार इसको कैसे देख रही है। ऐसे पेपर एआई एंड ह्यूमन जॉब, जिसका मैंने जिक्र कर दिया। और एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी अगर लोगों की नौकरियां जा रही तो क्या हम एआई को नैतिक कहेंगे, सरकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है इस पृष्ठभूमि में। तो पहला विषय जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है। अब इसी के साथ एक दूसरा विषय जो बड़ा मजेदार है, और ये जो अमेजॉन वाला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग जैसे बिहार पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों,
अब बिहार पीसीएस में क्या था, अगिला खेती आगे आगे पछला खेती भागे जागे। तो अब बिहार के जो बच्चे हैं, जो बिहार में अभी 71 पीसीएस का मेंस देंगे या फिर उसके बाद 17th वाले जो है 70th वाले, माफी चाहूंगा, 70वीं बीपीएससी वाले मेंस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू देंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग पर रहने चाहिए। एज ए यूथ आप इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठ रहे हैं उनको आप ये चीजें बता सकें कि अब बिहार और पिछड़ा हो जाएगा अगर हम बिहार की इकोनॉमी में, बिहार के सोशल स्ट्रक्चर में, यानी हेल्थ में, एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या आज के 70 साल बाद हम इस बात की चर्चा, यानी आप या आपके जो भी अगली जनरेशन आएगी, मेरी या मेरी जो अगली जनरेशन आएगी, वो इसी बात पर क्या चर्चा करती हुई दिखेगी कि यार बिहार ने 70 साल पहले एआई आ गया था, लेकिन बिहार ने 75 साल हो गए एआई पर अच्छा काम नहीं किया। तो फिर आप 75 साल पिछड़े, फिर 28 राज्यों की रैंकिंग में भारत, या और भी राज्य उस समय तक बन जाएंगे 35, 40, 50, उन राज्यों की रैंकिंग में भारत की फिर वही पोजीशन हो, बिहार की फिर वही पोजीशन होगी। क्या सत्य है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं अगिला खेती आगे आगे पछला खेती भागे जागे। तो इस हिसाब से आप चीजों को सोचना शुरू कीजिए, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। अब दूसरा जो आ रहा है बड़ा मजेदार मुद्दा है, आप जरा इसको देखिए। एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में है, और ये सर्वे कोई कॉमन संस्था नहीं, प्यू रिसर्च सेंटर, आपको पता है इसके सर्वे पूरे विश्व में विख्यात है। और हम यूपीएससी में इसको बहुत पहले से आपको कोड करते आ रहे हैं, चाहे रिलीजन से संबंधित, चाहे कास्ट से संबंधित, किसी भी प्रकार का इनका सर्वे आता है तो प्यू सर्वे। मेरे प्यारे बच्चों, अब दो बातें यहां पर हैं बड़ी विरोधाभासी, इसको समझिएगा, आपको मजा आएगा कि हम लोग कैसे लोग हैं और क्यों हमारे ऊपर सल्तनत और मुगल काल में मुस्लिम बाहर से आए और राज कर गए, और क्यों हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर गए। और सच बता रहा हूं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अब यह नहीं कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, जरा आप जो बेसिक है हमारा वो समझिएगा। इस रिसर्च के द्वारा हम रोज एआई इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई में करते हैं कि नहीं, चैट जीपीटी में, गूगल मैप्स में, बैंक्स में, बैंकों में। अगर आपको अब आपकी चेकबुक चाहिए तो आप अपने बैंक का व्हाट्सएप आपके पास होना चाहिए। आपने केवल अपना डिटेल भेज दिया, तुरंत आपकी चेकबुक के बारे में आ जाता है कि आपकी चेकबुक के लिए एप्लीकेशन हो गया है और अब आपकी 1 हफ्ते में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। बैंक पे आप अपना मिनी स्टेटमेंट चाहते हैं, व्हाट्सएप पर बैंक का मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा, कुछ भी। हम रोज एआई इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई में, चैट जीपीटी में, गूगल मैप्स में। लेकिन प्यू रिसर्च कहता है कि भारत के सिर्फ 14% लोग, जितने लोगों पर सर्वे हुआ उसमें से केवल 14% लोग जानते हैं कि एआई नामक कोई चीज होती भी है। बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि एआई नामक कोई चीज है। अब एक तो ये हो गया, यानी कि एक तरफ एआई इतना बड़ा चेंज ला रहा है, जो पिछले टॉपिक में आपने देखा कि 14,000 लोग नौकरी से बाहर, और हमारे यहां पर जो प्यू का सर्वे हो रहा है उसमें केवल 14% लोगों को, वो भी जो शहर वहर में रह रहे होंगे, उन्हें पता है एआई क्या है। अब कॉन्ट्राडिक्शन यहां देखिएगा, 90% भारतीय ये मानते हैं। दूसरा प्रश्न था, मतलब एक तो एआई आप जानते हैं नहीं, यह प्रश्न था। दूसरा यह प्रश्न था कि क्या सरकार इस एआई को हैंडल कर लेगी, यानी सरकार एआई को संभाल लेगी। उसमें से 100 लोग अगर अपना विचार दिए हैं तो 90% भारतीय मानते हैं कि हाँ सरकार सब संभाल लेगी, यानी एआई पता नहीं लेकिन एआई सरकार संभाल लेगी। 90% लोगों ने कहा कि एआई को सरकार संभाल लेगी। अब आप सोचो बच्चों, पता है एआई क्या है, केवल 14% लोगों को 90% कह रहे हैं कि सरकार संभाल लेगी। इसका मतलब है कि लोग सरकार पर कितना विश्वास करते हैं। बट इसको हम स्वाभाविक रूप से एक डिजिटल पैराडॉक्स कहते हैं। डिजिटल पैराडॉक्स कि हमें पता नहीं है बट हम कह रहे हैं कि सरकार संभाल लेगी। क्या है ये? एक डिजिटल विरोधाभास है हिंदुस्तान में। मतलब डिजिटल पैराडॉक्स मतलब कम समझ और ज्यादा भरोसा। कम समझ ज्यादा भरोसा तो ऑब्वियस है, जब आपकी समझ कम है तो फिर सरकारें जो करेंगी आप उसको मानने को तैयार होंगे। वो सरकार, समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा था? इतिहास में भी ऐसा था। अब यहां पर यूपीएससी वाला एक सवाल है, क्या ट्रस्ट, सरकार पर ट्रस्ट एआई को संभाल लेगी? ऐसा ट्रस्ट बिना अवेयरनेस यानी जागरूकता के टिकेगा? जागरूकता तो है नहीं एआई के प्रति।
आप कहेंगे नहीं, अगर नहीं तो फिर अटल इनोवेशन मिशन या उससे भी आगे बढ़ करके, अटल इनोवेशन मिशन तो मान लीजिए ठीक है, इनोवेशन की बात कर रहा, उसको हटा देते हैं, 1 मिनट के लिए साइलेंट कर लेते हैं, एक और पॉइंट लेके आते हैं, इंडिया एआई मिशन की जरूरत क्यों? इसीलिए ना कि ताकि हर गांव, हर भाषा, हर युवा एआई लिटरेट सिटीजन बने। शब्द को लिखिएगा, आज से आपके डिक्शनरी में एक शब्द होना चाहिए, एआई लिटरेट सिटीजन। यानी एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया है जो संविधान के द्वारा हमें मिल रहा है, एक है एआई लिटरेट सिटीजन। अब इसकी आवश्यकता, और मुझे तो लगता है कि सरकार को जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। वहां लिखा हुआ है कि हम भारतीयों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करेंगे, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर में अब चीजें क्लेरिफाई होनी चाहिए कि तकनीक से परिचित कराएंगे, और यह नागरिक और समाज दोनों की भूमिका है। तो एआई लिटरेट सिटीजन हमें तैयार करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आने वाला युग सिर्फ मशीन का नहीं, माइंड प्लस मशीन के तालमेल का है। केवल मशीनें नहीं काम करेंगी, उस मशीन के साथ मानव का दिमाग भी लगेगा, और यही होगी भारत की असली एआई क्रांति, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो एआई के 2 टॉपिक हो गए, और इसी इतने लेक्चर से, चूंकि हम लोग एआई पे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आप सारी चीजें समझ सकते हैं, आपको इस पर अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं। मुझे एक आपको कॉन्सेप्ट आज देना था, डिजिटल पैराडॉक्स, और वो डिजिटल पैराडॉक्स मैंने समझा दिया कि हमें आता नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं इन पे विश्वास है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने आए, आपको आता कुछ भी नहीं, आपने ना सिलेबस देखा है, ना आपने कुछ देखा, बस आपने बैग टांगा, आप चले आए, ये फला कोचिंग है, इस पर मुझे विश्वास है। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या हो गया? ये आपका सक्सेस का पैराडॉक्स हो गया कि आपने अभी सिलेबस नहीं देखा, आपने अभी पीवाईक्यू नहीं देखा, आपको पता नहीं ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, कौन सा ऑप्शनल आप लें। बहुत सारे ऐसे, यार क्या होता है, इतना हमने कभी ऐसे लिखा नहीं, कब आपने सोचा नहीं कि निबंध यार 125 नंबर, एक ही प्रश्न है 125 मार्क्स का आता है, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। यार इथिक्स का पेपर क्या होता है, एटीट्यूड वेटीट्यूड तो हमने कभी सुना नहीं, कभी कभी बातों में सुना, इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ पता नहीं, बट हमें ट्रस्ट है। तो वही चीज प्यू रिसर्च ने कहा है। तो ये आपके लिए भी एक लर्निंग है कि आप सब पहले अपने छोटे भाई बहनों को कहिए, कहीं भी चाहे मेरे पास ही क्यों ना पढ़ने आए, सबसे पहले कुछ दिन, जैसे होता ना कि कभी आओ तो हवेली में, एक हंसी मजाक के लिए शब्द इस्तेमाल लोग करते हैं, तो वैसे ही कभी आओ तो यूपीएससी के इकोसिस्टम में, तो आप पहले इकोसिस्टम में आए। अच्छा, ये 1-1.5 महीना काम कीजिए, काम करने में किसी को फॉलो मत कीजिए, मुझे भी ना, केवल टॉपर्स को, कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, वो जिस संस्था के बारे में कह रहे हैं वो सब आप उस पर मत जाइए, केवल आप उनको फॉलो कीजिए, वो क्या बातें कह रहे हैं, एक डायरी मेंटेन कीजिए, कुछ काम कीजिए, देन आप कहीं पर एडमिशन लीजिए, देन आपको पता लगेगा, या वर्कशॉप लीजिए, देन आपको पता लगेगा आपके हिसाब से क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन नहीं। तो ये आपको भी सोचना है कि सक्सेस का भी एक पैराडॉक्स होता है, केवल डिजिटल पैराडॉक्स नहीं। ठीक है, ये टॉपिक सेम उसी प्रकार से इकोनॉमी, साइंस, टेक, गवर्नेंस, पॉलिसी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के साथ जुड़ेगा। एआई तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब अगला टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने कल ही पीएलआई डीएलआई स्कीम पर चर्चा करी, बड़ी गहरी चर्चा करी, आप सबको बड़ा पसंद भी आया कि नहीं आया? अब ये आकर के हिंदू में चिपक गया है, आप यहां से देख सकते हैं, बड़ा सा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर। भारत ने जब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई स्कीम लॉन्च की, तो चीन को क्यों तकलीफ हो रही है, यह इस टॉपिक में डिस्कस किया गया। क्यों? क्योंकि चीन ने डब्ल्यूटीओ में भारत की पीएलआई स्कीम के खिलाफ शिकायत कर दी है, और वो क्या कहता है, उसकी शिकायत क्या है समझिएगा, जिस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। कि भारत की स्कीम्स में एक प्रावधान है, यानी पीएलआई स्कीम में एक प्रोविजन है, प्रावधान है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, जिसके बारे में कल मैंने वैल्यू एडिशन वाला कराया था ना, कि भाई हम केवल मोबाइल बनाएंगे नहीं, हम बाहर से जो मंगा रहे हैं, हम केवल असेंबलिंग नहीं करेंगे, हम जो भी उसके और पार्ट्स होते हैं वो खुद अपने देश में बनाएंगे। वैल्यू एडिशन समझ रहे हैं? तो चाइना की शिकायत यही है कि पीएलआई स्कीम में
जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की शर्त है वो डब्ल्यूटीओ के नियम को तोड़ती है। क्यों? क्योंकि भारत के इस स्कीम में जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की शर्त है उसका मतलब है कि भाई आप जो भी बना रहे हैं उसमें लोकल कंटेंट आवश्यक है, यानी हमारा स्थानीय माल इसमें आप उपयोग करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी भारत में बैटरी बनाए और 25% हिस्सा देश में ही तैयार करे तभी उसे इंसेंटिव मिलेगा। आई होप समझ रहे हैं आप। तो चाइना ने इसी पार्ट पर उंगली उठा दी है, पर भारत का क्या कहना है? भारत का कहना है कि हमने भेदभाव नहीं किया, हम तो सिर्फ वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यह मामला कहां गया है? डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, आप सबको पता है डब्ल्यूटीओ को ही मैंडेट है, शक्ति है इस प्रकार के विवाद का निपटारा करने के लिए। और वहां की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो विवादों का समाधान करती है उसे बोलते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी विवाद निपटान निकाय। अब वहां पर यह मामला चाइना लेकर के गया है। अब गया है तो वहां तय होगा, क्या तय होगा कि हम गलत हैं या उसकी शिकायत ही गलत है, यानी क्या आत्मनिर्भर भारत वाकई वैश्विक नियमों से टकरा रहा है। अब ये वहां तय होगा। आई होप यही विषय हम आज डिस्कस करेंगे और गहरे स्तर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ के जितने भी मुद्दे होते हैं वो आप देख सकते हैं जीएस पेपर 2 आईआर में, जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं वाला कॉलम है उसमें पूछा ही जाता है। सरकार की गवर्नेंस एंड पॉलिसी का ये हिस्सा है ही है। फिर इकोनॉमी बताने की जरूरत नहीं, पीएलआई स्कीम इकोनॉमी औद्योगिक नीति है हमारी, यूनिट नंबर 8। फिर इसके बाद ऑब्वियस है इंटरनेशनल रिलेशन में नैतिकता के मुद्दे भी हैं कि क्या कोई देश अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना सकता। और फिर ऐसे पेपर की निगाह से भी इसे हम देखेंगे बहुत सारे। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा अगला टॉपिक है, एक शब्द है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर ये किसके किसके बीच है हिंदुस्तान में? केंद्र एवं राज्य के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी केंद्र एवं राज्य के बीच में टग ऑफ वॉर हमेशा चलता ही रहता है। बट मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो सबसे बड़ा टग ऑफ वॉर है वो सत्ता का नहीं है बल्कि सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है। तो किसका है टग ऑफ वॉर? सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अब कैसे है, क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? ऑब्वियस है, हाल ही में केरल सरकार ने केंद्र की पीएम श्री योजना अपनाई। पीएम श्री योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ भारत की सरकार ने जोड़ा है। बट यहां पर एक प्रश्न उठा, हालांकि वहां पर सीपीआई एम और सीपीआई जो दो पार्टियां मिलकर के केरल में सरकार चला रही हैं, उन्हीं दोनों में विवाद हो गया। सीपीआई ने इसका विरोध किया है क्योंकि सीपीआई एम के पास शिक्षा मंत्रालय था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक विवाद भी है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन फिर भी अभी हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो यहां से एक प्रश्न उठा कि क्या कोई राज्य सिर्फ इसलिए केंद्रीय नीतियों को अपनाए कि उसे फंड चाहिए, उसका फंड रुका हुआ है? केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने पीएम श्री को ही लेकर के कहा कि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए केंद्र इसे थोप नहीं सकता। कंकरेंट यानी समवर्ती सूची, ऐसी सूची जहां पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। और यही है आज की असली बहस कि क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस, बड़ा अच्छा शब्द इसको पकड़िएगा, वित्तीय सहायता जो केंद्र की तरफ से राज्यों को विभिन्न स्कीम्स के लिए मिलती है, तो क्या वित्तीय सहायता संघवाद यानी फेडरलिज्म की कीमत पर दी जा सकती है? फेडरलिज्म की कीमत का मतलब होता है कि भाई जहां पर, यानी भारतीय संविधान में जो संघवाद की कल्पना है उसमें केंद्र एवं राज्य दोनों को एक दूसरे के पूरक रूप में काम करने के प्रिंसिपल के तहत आगे बढ़ाया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 246, 246 एंड 275 का जिक्र है। वो क्या कहते हैं? कौन सा?
246 और 275 वो कहते हैं केंद्र सहायता दे सकता है राज्यों को, पर शर्तों के साथ दबाव नहीं बना सकता। और आपको भी याद रखना है कि राज्य की जो स्वायत्तता है, स्टेट ऑटोनॉमी है, ये कोई सौदेबाजी की वस्तु नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा है। इसलिए सच्चा संघवाद वही है जहां केंद्र और राज्य साथी के रूप में, यानी सहकारी संघवाद या पार्टनर्स के रूप में हो, ना कि आदेश देने वाले और पालन करने वाले के रूप में। हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो यह एग्जाम्पल देने में, चूंकि संघवाद पर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में बहुत सारा प्रश्न देख सकते हैं, संघवाद, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, यहां से पूछा ही जाता है और पूछा गया है। बट ये क्योंकि फाइनेंस का भी विषय है, तो इकोनॉमी के साथ भी मैंने जोड़ा, राज्यों की वित्तीय स्थिति और कारपोरेट गवर्नेंस, फेडरलिज्म, यहां पर भी आपसे पूछ लिए जाए। बिना कप्तान और बिना धुआं छोड़े चले, यानी जिसमें कोई कैप्टन ही ना हो, तो आप कहेंगे तो सर हॉलीवुड की कोई साइंस फिक्शन मूवी है। नहीं, यह अब हकीकत बन चुकी है नॉर्वे में, जिस पर प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका नाम है यारा बिर्कलैंड। क्या नाम है? यारा, YARA, दोस्तों वाला यारा बिर्कलैंड। ये यारा बिर्कलैंड नाम आप याद रखिए, दुनिया का पहला जीरो एमिशन ऑटोनॉमस शिप है। यानी ऐसी शिप जिसको कैप्टन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलेगी और इसको किसी प्रकार के उत्सर्जन का संकट नहीं, यानी ये जीरो एमिशन ऑटोनॉमस शिप है। यानी ऐसा जहाज जो खुद चलता है और एक भी कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन नहीं करता। यह जहाज इलेक्ट्रिक बैटरी से चलता है। आपके मन में प्रश्न आया होगा तो उसका भी उत्तर मिलेगा, कैसे चलता है। और इसे नॉर्वे की कंपनी है यारा इंटरनेशनल ने बनाया है। और इसका मकसद है पारंपरिक जहाजों में, जो हम अभी चलता हुआ जहाज देखते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले डीजल और फ्यूल ऑयल को बदलना, ताकि समुद्र भी नीला रहे और हवा भी साफ रहे। और भारत और नॉर्वे अब मिलकर ऐसे ही ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर बना रहे हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको यहीं पर समझा दिया, ठीक है ना। तो यारा बिर्कलैंड केवल एक जहाज नहीं है, ये आने वाले समय में ब्लू इकोनॉमी का भविष्य है। ब्लू इकोनॉमी, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं जिस पर आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और एग्जाम्पल में भी कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या क्या काम हो रहा है, तो इस प्रकार के उदाहरण भी आप दे सकेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आते हैं ये द हिंदू का टॉपिक, तूफान मेलिसा। क्या आप सबने न्यूज पढ़ी थी इसकी? जमैका और क्यूबा में 296, देश याद रखेगा, जमैका और क्यूबा में 296 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और उसी हवा का नाम था हरिकेन मेलिसा। बट ये जो तूफान है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, हालांकि इसको मैंने प्रीलिम्स के लिए ही बनाया है, कि यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये क्लाइमेट चेंज का वही वार्मिंग बेल है कि अगर आपने क्लाइमेट चेंज को संबोधित नहीं किया तो इसी प्रकार से समस्याएं होंगी। और आप सोचिए इस टॉपिक के साथ ये पीछे वाला टॉपिक कैसे जुड़ा है। ये जो हम पहल कर रहे हैं ग्रीन शिपिंग वगैरह का, ये सब यही तो है ना। इस प्रकार के तूफानों को रोकने में उनकी भूमिका होगी, यानी क्लाइमेट चेंज को वो संबोधित करेंगे। और मेलिसा बहुत तेज आया, 24 घंटे में अपनी स्पीड इसने 112 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाई। और इस स्पीड को 24 घंटे में इतना बढ़ाने को एक टर्म के द्वारा संबोधित किया जाता है, जिस टर्म का नाम है रैपिड इंटेंसिफिकेशन। रैपिड इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है कि जब तूफान कुछ ही समय में राक्षस बन जाए। जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हो ना, राक्षस क्या होते हैं, पहले छोटे पतले होते, फिर ऐसे मोटे होते, ऐसे लंबे होते चले जाते। क्यों ऐसा हो रहा है, इतना तेजी से वो क्यों बढ़ा? ऑब्वियस, समुद्र का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, हवा में नमी रही और गर्म जल वाष्प से निकली लेटेंट हीट एनर्जी, आपको पढ़ाया था अभी 2-3 दिन पहले मोन्था के संदर्भ में, ये तीनों ही इस तूफान को ताकत देती हैं, बताने की जरूरत नहीं।
क्लियर है? तो 2019 में हरिकेन आया था, हरिकेन डोरिया, और 1935 में फ्लोरिडा में जो स्टॉर्म आया था, उन दोनों के समान ही यह भी है, यह भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसलिए इसको मैंने कराया है कि इस पर आपसे यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है। भारत के लिए सबक भी है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए आज तैयार है। इतने टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप एक प्रकार से समझेंगे, इतने एनालिसिस के बाद ही आप ये शायद कह दें बच्चों कि सर हमें ये सारी चीजें क्लियर है। सच सच बताना, क्या ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं कि नहीं? तब तक मैं फाइल अपलोड कर लेता हूं। ठीक है, बताएं बच्चे, क्या ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक बहुत इजी ढंग से आप स्वयं कर सकते हैं कि भाई रोजगार गया तो क्यों गया, और आएगा तो क्यों आएगा? इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक शायद चीजें नहीं है, फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए डिस्कस किया जाएगा स्वाभाविक रूप से। ठीक है, तो देख लो यूपीएससी कितना आसान और कितना मजेदार भी है बस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट पीडीएफ में आपको जो यहां मैंने डिस्कस किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अमेजॉन द्वारा 14,000 लोगों को नौकरी से निकाले जाने के बाद एआई पर स्वाभाविक रूप से चर्चा हो गई, और चर्चा क्यों ना हो। भाई कोई भी अगर समझदार व्यक्ति है हिंदुस्तान का, और सुबह सुबह वो अखबार पढ़ता है और अखबार की सुर्खी पढ़ता है कि अमेजॉन ने 14,000 कर्मचारियों को निकाल दिया क्योंकि वही काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, तो क्या ये सुनकर आपको और हमको शौक नहीं लगेगा? क्या ये सुनकर आपको नहीं लगता कि अब मशीनें इंसान की जगह ले रही हैं? बिल्कुल ले रही हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि एआई इंसानों को हटा रहा है। बल्कि अगर वही इंसान अगर स्किल्ड हो जाए तो फिर उसे वह पुनः रोजगार पर रख भी रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एआई इंसानों को नहीं हटा रहा। ये एक मेरी पंक्ति आपको एग्जाम में यूज करी, एआई इंसानों को नहीं हटा रहा बल्कि उनके काम करने का तरीका बदल रहा है। आप सोच सकते हैं, जो मैं आप लोगों को रोज कहता हूं कि आप लोग भी एआई का उपयोग करिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, अब साइंस में पढ़ाऊंगा जनवरी तक। ईमानदारी से बातें कोई नहीं कहता बेटा, चूंकि जो बच्चे एकदम सामान्य समझ के होते हैं, उन्हें ये सारी चीजें काटने को दौड़ती हैं। अरे यार, ये तो टीचर ही ऐसा कह रहा है, इसका मतलब इसमें कोई दम नहीं होगा। लेकिन सक्सेस और दम में कोई संबंध नहीं। सक्सेस चतुराई से आता है, और चतुराई चाहे युद्ध हो चाहे पढ़ाई हो, दोनों में चतुराई ही आपको आगे बढ़ाती है। चाहे आप स्पोर्ट्स खेलें, चाहे आप जो है किसी से वॉर करें, किसी कोई देश दूसरे देश से वॉर करें, या आप यूपीएससी में स्टडी करें। 10 लाख बच्चों में से आपको 1,000 में आना, वो भी 1,000 में आईएएस बनना चाहते हैं तो 200 के अंदर आना। ठीक है, तो जो मैं कहता हूं उस पर गौर करो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। टू बी ऑनेस्ट, समय के साथ जो नहीं बदला वो पीछे रह जाएगा। भारत ने नहीं बदला, इसलिए 2 बार हम पराधीन हुए, सिंपल सी बात है। तो अमेजॉन के सीईओ आप देख सकते हैं, एनडी जैसी ने कुछ महीने पहले के स्टेटमेंट दिया था, उसी के साथ इसको मैं जोड़ रहा हूं। उनका स्टेटमेंट था, जरा ध्यान से देखिएगा तब आपको मजा आएगा। मैं यही लिखता हूं तब आपको यह जनरेटिव एआई, अब जरा देखिएगा, नॉट एआई, जनरेटिव एआई हमारे काम को ज्यादा तेज और सटीक बना रहा है। जनरेटिव वही जो एक डेटा के आधार पर, एक इनपुट के आधार पर फिर अपनी समझ के द्वारा नई नई चीजें क्रिएट करे। तो जनरेटिव एआई हमारे काम को ज्यादा तेज और सटीक बना रहा है, यानी जब मशीनें खुद जनरेट करने लगे उसे बोलते हैं जनरेटिव एआई। लेकिन इसके चलते हमें कुछ पुराने पदों पर कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई ये जो तकनीक है जनरेटिव एआई, ये क्या कर रही है?
ये मेरे प्यारे बच्चों दक्षता यानी एफिशिएंसी बढ़ा रही है, पर कर्मचारियों की संख्या घट रही है। अमेजॉन अकेला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले सेलफोर्स नामक एक कंपनी है, सेल्सफोर्स, उसने भी लगभग 4,000 लोगों को हटाया। इंटेल ने तो लगभग 24,000 लोगों को हटाया। इंटेल कंपनी, आप देखते हो ना, ऐड आता है कंप्यूटर वगैरह का, इंटेल। और लुफ्तांसा एयरलाइन ने भी 4,000 लोगों को हटाने की घोषणा की है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? वही जैसे कम महत्वपूर्ण पद या पुराने पद, क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि जो एआई है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो नौकरियां छीन रहा है वो एआई क्या रहा? डेटा एंट्री। जो पहले इंसान करते थे, आपने देखा होगा, जो ऐसे भारत में अगर आप देखें तो क्लर्क वगैरह जो होते थे, वो डेटा एंट्री का ही उनका मेन काम होता है। तो अब वो काम एआई कर रहा है। यहां तक कि कंटेंट अगर बनाना है किसी भी कंपनी को अपने लिए, किसी, तो वो डुओलिंगो जैसे प्लेटफॉर्म खुद ही बना रहे हैं। तो उस प्रकार के कंटेंट राइटर्स की भी जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। और एक संस्था है जिसका आप आर्टिकल में जिक्र पाएंगे, इंडस्ट्री ट्रैकर .com नाम की संस्था है, जिसका आप आर्टिकल में जिक्र पाएंगे। वह क्या कहती है कि 2025 के मध्य तक ही, यानी आज जब जिस वर्ष में हम जी रहे हैं, लगभग 78 के लोग केवल एआई की वजह से अपनी नौकरियां खो चुके हैं। यानी हर दिन लगभग 500 कर्मचारी, ये तो जो डेटा में है वो आपको दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। अब बच्चों 1 मिनट के लिए आपको लेकर के चलूं, सिलेबस का जिक्र मैंने कर ही दिया है, ठीक है। ओहो बंदे ने, अब आप उस निबंध को याद करिए, 2019 वाला, कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर। अब आप मुझे बताओ, थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर शब्द को जस्टिफाई करने के लिए क्या ये जो मैंने डेटा आपके सामने रखे हैं, क्या इस डेटा के बगैर आप जस्टिफाई कर पाएंगे उस निबंध को? बोलिए, क्या उस डेटा के बिना आप जस्टिफाई कर पाएंगे? तो आपकी तरफ से उत्तर आएगा कि नहीं सर, उस डेटा के बिना तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यही इन आर्टिकल्स की ताकत होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये सारी बातें होंगी, तो अब स्वाभाविक रूप से इसका भारत पर प्रभाव क्या होगा, आप देख सकते हैं। तो अब आप सब स्वयं केवल 2 से 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अभी सोचिए या क्लास के बाद सोचिए, अपने देश की तरफ देखते हुए सोचिए कि भारत का आईटी और बीपीओ सेक्टर, अभी मैंने आईटी को क्या नुकसान हो रहा है वो सब भी कराया था। भारत का आईटी और बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी एमएनसी है, भारत में कॉल सेंटर लगा रही है अपनी कंपनी के उत्पादों का प्रचार प्रसार के लिए, तो वो हो गया बीपीओ। तो भारत का आईटी सेक्टर और बीपीओ, जिसे कभी व्हाइट कॉलर जॉब हब कहा जाता था, कौन सा कॉलर? व्हाइट कॉलर जॉब हब अब साइलेंट लेऑफ्स का सामना कर रहे हैं। तो भारत का भी एग्जाम्पल यहां आ गया कि नहीं आ गया, मुझे आप बताइए इस निबंध में, कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा। तो क्या ये सारे खतरे वर्तमान और भविष्य के लिए आपको अपनी बातों को इस निबंध में लिखने का कंटेंट दे रहे हैं, जस्टिफाई करने का तर्क दे रहे हैं? आप एक बार चिंतन कीजिए। पेटीएम के संस्थापक ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसका यहां आर्टिकल में जिक्र है, विजय शेखर शर्मा। जल्द या देर से ही, यानी उन्होंने कहा था या तो जल्दी हो सकता है या देर से हो सकता है, हमें एआई को कर्मचारी या सीएफओ की तरह अपनाना ही पड़ेगा। बाप रे बाप, यानी एआई या तो हमारा, मतलब एआई ही हमारा कर्मचारी होगा, मनुष्य नहीं। और चीफ फाइनेंस ऑफिसर जैसे बड़े पद पर भी एआई की नियुक्ति होगी और नौकरी में कटौती, ये उनका स्टेटमेंट, नॉट माइन।
नौकरी में कटौती अब अवश्यंभावी है। अब निबंध पे आइए। जब एक बंदा सक्सेसफुल है और ये कह रहा है, तो कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा। पूरा कंटेंट मिल गया कि नहीं आपको, मुझे बताइए। तो ऐसे ही रटते चलिए, आप कहानी बना लेंगे, नहीं तो फिर सब सिस्टम इधर उधर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह बयान क्या दर्शाता है कि एआई केवल उपकरण नहीं है। रोज मैं आप लोगों को समझाता हूं कि पढ़ाई में भी यूज करिए। टीचर तो अब मेंटर, कसम से पता नहीं आप लोग एक मेंटर आपके पास धुआंधार हो इस समय। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं। आप केवल एआई यूज करिए और आपका मेंटर आपके साथ डेली कनेक्ट हो, आप कहानी बदल देंगे। लेकिन हाँ, मेंटर का वर्सटाइल करेक्टर होना बहुत जरूरी है, उसको आना चाहिए। अगर उसको आता नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यह बयान दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि एआई अब केवल उपकरण नहीं है। किसका बयान? पेटीएम वाले भाई साहब का। ये हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। यानी जैसे हम पहले पढ़ते थे, ये मेरा अनुमान है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, LFPR रेशियो। तो इसमें हम क्या पढ़ते थे? मेल और फीमेल का पढ़ते थे कि भाई महिलाओं और पुरुषों को रोजगार में कितना स्थान है। आने वाले समय में, क्या मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जिसका अभी तक मैंने किसी आर्टिकल में दुनिया में कहीं जिक्र नहीं सुना, मेरी तरफ से, मेरे द्वारा दिया गया शब्द है। अपने बच्चों को इसलिए बताता हूं कि मेरे द्वारा, जिससे आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे, हाँ ये आपके सर के द्वारा दिया गया शब्द है। तो आपकी भी ताकत इससे बढ़ेगी कि आपको अपने दिमाग को और बड़ा करने का मौका मिलेगा। तो क्या अब आने वाले समय में जो हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो निकालेंगे, तो क्या 3 का नहीं निकालेंगे? एक तो होल, फिर एक मेल, एक फीमेल और एक एआई। यानी मेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दर क्या है, फीमेल की पार्टिसिपेशन दर क्या, और एआई की पार्टिसिपेशन दर क्या। फिर हम पढ़ेंगे एआई का बढ़ता पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं महिलाओं या लैंगिक जो सशक्तिकरण है उसकी राह में भी बाधा बनना, चूंकि डेटा एंट्री और इस प्रकार के जो छोटे पद होते हैं, अमूमन महिलाओं को कम पढ़ने का चांस मिलता है। तो ऐसे में वह इन पदों पर जा रही थी, अब वहां से भी इनकी छटनी हो रही है। मेल भी जा रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन लिखने के लिए, और ये सत्य भी है। तो ये सारे पॉइंट आपके सामने आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर हम इसी बात को, जो अमेजॉन का डेटा है, जो अमेजॉन के जो हेड थे उनका मैंने स्टेटमेंट आपको कराया, जो पेटीएम के स्टेटमेंट, पेटीएम के संस्थापक का जो मैंने स्टेटमेंट कराया, उसका एनालिसिस किया, अब उसको और कैसे जस्टिफाई किया जाए। तो हमेशा जस्टिफिकेशन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन हमेशा स्वाभाविक है, जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स होते हैं, डेटा होता है, उससे और अच्छा हो जाता है। तो अब हम आपको इसी बात को इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के द्वारा समझाएंगे। 2023-24 ये क्या कहता है। यानी आपको याद होगा, मैंने उसमें पढ़ाया भी था और आपको रटा होगा ये। इसमें चेतावनी दी गई थी। क्या चेतावनी दे दी गई थी कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निम्न कौशल वाले कर्मचारियों की नौकरी पर सबसे ज्यादा संकट है, लो स्किल। आप सब भी अपने सिलेक्शन में यह मान के चलिएगा कि जिनका स्किल कम है, यानी पढ़ के क्वेश्चन निकालना, पढ़ के समझना, जिसका स्किल ये कमजोर है, उसके लिए प्रीलिम्स हमेशा समस्या ही रहेगी, और हो भी गया तो मेंस निकलेगा नहीं, आई होप। और वही है, कौन कौन सी जॉब, जो बैक हैंड के ऑपरेशंस होते हैं या बीपीओ वगैरह होते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस आर्टिकल में जिक्र है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की 2023 की एक रिपोर्ट थी, जिसको मैंने कराया भी है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, यानी रोजगार के भविष्य की रिपोर्ट जो विश्व आर्थिक मंच ने निकाली थी। उन्होंने भी यही बात कही थी कि 2027 तक अगर 83 मिलियन नौकरियां जाएंगी तो 69 नई बनेंगी। तो भी आप देख सकते हैं, डेटा तो खतरनाक ही है ना। जितनी बन रही हैं और जितनी जा रही हैं, दोनों में बेमेल है कि नहीं? बेमेल संबंध है, नॉट अकॉर्डिंग टू सुनील अभिव्यक्ति, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सत्य है आंकड़ा? बिल्कुल है। तो शुद्ध नुकसान कितना हो रहा है? 14 मिलियन का, लगभग 2% का नुकसान हो रहा है। और भारत ऐसे देश के संदर्भ में अगर आप इसको देखेंगे तो बड़ी चिंता की बात है, जहां पर अभी हमने आपको एक
जिक्र किया था अगले टॉपिक में, एआई लिटरेट सिटीजन बनाने की आवश्यकता है। तो एआई लिटरेट सिटीजन हम कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, चिंतन करें आप। ठीक है, हमारे वाले तो सिर्फ सरकार पर डिपेंड है, हमें पता नहीं एआई क्या होगा, लेकिन हमारी सरकार सब संभाल लेगी। इसीलिए मस्त बढ़िया इंडिया में चुनाव चल रहा है और हम सब अपना दायित्व वोट डाल करके एकदम सेट कर लेते हैं कि हमने कर दिया, अब इनका काम है, ये नहीं करेंगे तो अगली बार इनकी सरकार बदल देंगे। आपके हाथ में वोट की पावर है, बिना ये सोचे हुए कि भैया कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि आप ये जो पीओडी होता है इससे अपनी फैमिली को बाहर निकालो। आपने भी कष्ट काटा है, गरीबी वंचना का, क्या आप अपनी अगली जनरेशन को भी वही कष्ट देंगे? तो आप रिक्शा चलाते हैं तो आप 8 घंटे चलाते हैं, 2 घंटे और चलाइए, सीने को फाड़िए, तकलीफ होगी आपको, लेकिन आप 2 घंटा और चलाइए। जो 100 रुपया पाइए उस 100 रुपए को आप जमा कीजिए बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। मैं समझता हूं पोस्ट ऑफिस में पर डे अगर एक रिक्शे वाले भाई साहब केवल जितना वो कर रहे हैं उसमें 2 घंटे की मेहनत और बढ़ा दें। मुझे पता है कि तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी बच्चे, सब लोग करते हैं, हम लोग भी ऐसा ही किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से, या धीरू भाई अंबानी साहब, क्या वो भी तो कुछ छोटा ही काम कर रहे थे ना। छोटा काम, पहली बात, कोई छोटा मोटा नहीं, उनके इकोनॉमिक वैल्यू के बेस पर मैं कह रहा हूं छोटा काम। कहां इतनी बड़ी कंपनी, कहां वो पेट्रोल पंप या समथिंग इस प्रकार के लेबर का काम कर रहे थे। तो काम तो सबको करना पड़ता है। तो ये 100 रुपया अगर रोज बचाएं हर एक व्यक्ति, मैं रिक्शे वाले नहीं, कोई भी जिनकी इनकम कम है, 100 रुपया वो केवल एक्स्ट्रा कमाएं। मतलब जितना वो कमा रहे हैं उतना वो रोज कमाएं, 100 रुपया एक्स्ट्रा कमाएं। 100 मतलब 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300, 500, मैं केवल 100 ले रहा हूं। वो 100 रुपया वो लोग क्या करें, पोस्ट ऑफिस में जमा करें। 3,000 रुपया हो गया उनका महीने का। अब आप सोचिए वो 3,000 रुपए एक साल में 12 तिहाई 36 हो गया, 36,000 रुपया का, कुछ बढ़ भी रहा है। और 5 साल तक, ध्यान से समझिएगा, 5 वर्षों तक वो जमा करे। कितना हो गया बच्चों? लगभग लगभग 2 लाख हो गया। और सरकार इसी के साथ इसको इंसेंटिव्स दे कि जो भी इस प्रकार का जमा यानी सेविंग की प्रवृत्ति रखेंगे, उनके अकाउंट के बेस पर सरकार उसमें हर 5वें साल 50,000 रुपया जोड़ेगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम पे। आप सोचिए कि 5 साल में वो रिक्शे वाले भाई साहब के पास कितना पैसा हो जाएगा, और ऐसे ही रेहड़ी पाटरी पर काम करने वालों के पास। और ऐसा नहीं कि वो करेंगे नहीं, पॉइंट को पकड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो करेंगे नहीं, वो करेंगे, लेकिन उनको कोई समझाए तो हमारे देश में मेरे प्यारे बच्चों, जो एजुकेशन होना चाहिए वो फाइनेंशियल लिटरेसी का भी होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी किसके पास है? अमीर लोगों के पास है। वो कुछ नहीं करते हैं, खानदानी पैसा है या एक बार मेहनत करके कमा लिया, उसी पैसे को वो शेयर में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाखों लाख रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए लाभ कमा रहे हैं। आम जनता को फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि सेविंग क्या है और सेविंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उन्होंने क्या किया, जो कमाया खाया और अगली जनरेशन को छोड़ दिया कि जाओ तुम दूसरों के घरों में बर्तन साफ करना, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाना या दूसरों की गाड़ियां साफ करना। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि सर ये सब काम जब वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर वो सभी लोग सेविंग करेंगे, सभी लोग अच्छा काम करेंगे, तो फिर ये सफाई और चूल्हा चौकी का काम करेगा कौन? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप जरा प्राचीन काल से आज तक का इतिहास उठा करके देखिए, आवश्यकता होगी तो यही रोबोट आपके घर में सफाई भी करेंगे, यही रोबोट आपके घर में कुकिंग का भी काम करेंगे, यही आपकी गाड़ियां साफ करेंगे, और यही रोबोट आपके नालों की सफाई करेंगे। और इसके माध्यम से हम एक ऐसे समाज के निर्माण की तरफ बढ़ेंगे जो समाज तकनीकी और प्रेम का मिश्रण वाला समाज होगा। तो ये सारी चीजें हैं, हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत अच्छे लोगों के एक साथ मिलने की जरूरत है, लेकिन लोग मिल नहीं पाते क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा होती है कि अगर ये आदमी हमारे मंच पे आ गया तो हमारा मंच लूट लेगा, वो आ गया तो हमारे मंच लूट लेगा। क्वेश्चन आंसर खूब होते हैं, पॉडकास्ट आप देखिए तो ये बताओ वो बताओ, यानी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कभी भी देश के विकास को लेकर के अगर किसी भी पॉडकास्ट में हो रहे हो, आप देखिए हर जगह एक ही चीज चल रहा है, ये न्यूट्रिशन खा लो, मैंने ये कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया था, उन्होंने ऐसा कर दिया था। नहीं,
कहीं पर भी नहीं चल रहा है कि बिहार के विकास के मॉडल पर आज चर्चा हम करेंगे और हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े न्यूज चैनल के एंकर हैं। आज बिहार के विकास पर एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें कंपटीशन के द्वारा लोगों को बुलाया जाएगा और वो कंपटीशन 5 महीने पहले करा लिया जाए, 1 साल पहले करा लिया जाए। आप 1 साल बाद बुलाओ यार, अगर आपके पास टीम नहीं है, सिस्टम नहीं है तो। लेकिन आपको करना पड़ेगा केवल सोच को रन करने के लिए, क्योंकि आपके पास ताकत, और डेमोक्रेसी में ताकत का मतलब संख्या, सब्सक्राइबर। डेमोक्रेसी में जिसके पास संख्या है, सब्सक्राइबर है, जिसकी मुंडी गिनी जा सकती है स्वाभाविक रूप से, वही गहरा इंपैक्ट ला सकता है। हमारे जैसे अध्यापक नहीं ला सकते। हम बातें अच्छी कर सकते हैं लेकिन हमारा डेमोक्रेसी में इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि जो टफ फिलॉसफी होती है वो लोगों की समझ में थोड़ी सी देर से आती है बट गहरे स्तर पर आती है। एक फिलोसोफर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो कहा करते थे कि मेरी जो फिलॉसफी है, उनसे किसी ने पूछा कि आप बड़ा गहरा लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारी फिलॉसफी को कोई भी कॉमन नहीं समझ सकता। उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया था, वो मैं नहीं कर सकता हूं, किसी को आहत करने वाला हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था, ये मेरे सेंटेंस नहीं है, कि मेरी फिलॉसफी चरवाहों के लिए नहीं है, पेस्टोरल्स के लिए नहीं है। यानी उनका कहने का मतलब था, चरवाहा एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो चीजों को समझता नहीं है। मेरी फिलॉसफी उसके लिए है जो समझता है। अगर मैं सौल आत्मा की बात कर रहा हूं तो ये मेरी फिलॉसफी वही पढ़े जो आत्मा को महसूस करता हो, भले उस आत्मा की डेफिनेशन उसके दिमाग में ना हो। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? और इतना ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट, जिसका जिक्र है, नीति आयोग की रिपोर्ट 2024 भी कहती है कि भारत के 60%, बाप रे बाप, यानी 100 में से 60 फॉर्मल नौकरियां 2030 से ऑटोमेशन से प्रभावित होंगी। प्रभावित होने में मेरे प्यारे बच्चों दो बातें होती, एक बात होती है कि आपकी नौकरी जाएगी, दूसरी होती है कि आपको जो वेतन मिलता था 500, अब वो मिलेगा 300 रुपया, 200 रुपया आपकी कटौती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपके काम को टेक्निक सपोर्ट कर रहा है। यानी आपसे कह दिया जाएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं। और नीति आयोग यह भी कहता है कि हिंदुस्तान में 400 मिलियन जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, अनौपचारिक इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, उनको उनकी रीस्किलिंग तक पहुंच नहीं है। अरे बाप रे बाप, यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी रीस्किलिंग तक पहुंच नहीं, वो तो बर्बाद हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद 2025 की जो एक क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स भी आया था। क्या आया था? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। और उसमें कहा गया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एआई रेडी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग गूगल करके सर्च कीजिए, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। पूरा विश्व इस समय इसको बड़ी सम्मान की निगाह से देख रहा है कि ऐसे इंडेक्स आ रहे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था एआई रेडी नहीं है। और मैं यही आप लोगों से कह रहा हूं कि जो हमारे लिए चैलेंज है ना, अपने लिए भी चैलेंज मानो। यानी इंजीनियर तो बहुत हैं, शिक्षा व्यवस्था एआई रेडी ना होने का मतलब क्या है कि इंजीनियर तो बहुत हैं लेकिन कौशल का अभाव, स्किल ही नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी, यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को सांस से प्रदर्शित करते हैं, पर उसी समय काल में रोजगार योग्यता की पतनशील दर को नजरअंदाज कर देते हैं। 2014 जीएस पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1 पीवाईक्यू देखिए आप। और एक और डेटा है जो आपको सोने नहीं देगा, वो सपने जो सोने ना दें। और वो डेटा क्या है? एआई टैलेंट माइग्रेशन रिपोर्ट, मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं, यहां पर आप देखिएगा, एआई टैलेंट माइग्रेशन रिपोर्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप देखिए, भारत में जो एआई का टैलेंट है, इसका जो नेट माइग्रेशन निगेटिव है। यानी भारत में
नेट नेगेटिव माइग्रेशन है। मतलब क्या हो गया? नेट का मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब डेप्रिसिएशन को हटा करके, मतलब जितने हमारे लोग जा रहे हैं इंडिया से बाहर, उतने वापस विभिन्न देशों से कौन स्किल्ड लोग इंडिया नहीं आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं नेट नेगेटिव माइग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप देखते हैं एआई टैलेंट माइग्रेशन रिपोर्ट, तो इसमें भारत का एआई टैलेंट नेट नेगेटिव माइग्रेशन के दायरे में आता है। यानी इसका मतलब होता है कि हमारे प्रतिभाशाली इंजीनियर सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई और अन्य पश्चिमी देशों में चले जा रहे हैं। तो ये भी आपने पहली बार सुना होगा यह शब्द जीएस पेपर 1 में। क्या आपने क्वेश्चन देखा है माइग्रेशन, जनसंख्या एवं उससे संबद्ध मुद्दे? तो माइग्रेशन एक बड़ा फैक्टर है और उस फैक्टर में आप आंतरिक और बाह्य माइग्रेशन पढ़ते रहे हैं। आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? टैलेंट माइग्रेशन। यह शब्द लिख लीजिएगा जो भारत को सोने नहीं दे रहा कि हमारे टैलेंट माइग्रेट कर जा रहे हैं। और अब आपसे कोई पूछे जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट में कि भारत की जो पोटेंशियल जीडीपी को वास्तविक आकार देने में क्या चैलेंज आ रहा है, तो एक चैलेंज आप ये भी लिखिएगा, टैलेंट माइग्रेशन रेशियो जो है वो भारत में भारत के विपरीत है। यानी यहां का पढ़ा लिखा स्किल युवा पश्चिमी देशों में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहा है और भारत के लिए वह कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो भारत के लिए वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए केवल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए ढेर सारे एमपी एमएलए जिनके हाथ में लीडरशिप है वो भी जिम्मेदार है। ठीक है, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्वियस है आपने समझ लिया है, अब बताने की जरूरत नहीं। अब इसमें इतनी सारी जानकारी के बाद जो आपके इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपकी जबरदस्त रूप से मदद करेगी, करेगी कि नहीं करेगी भाई? करेगी कि नहीं? कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा। और फिर अगर भविष्य में बेरोजगारी का खतरा, 2019 का भी निबंध आके लग जाएगा कि करेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और सुधार की नीतियां बनाइए। तो वो तो आर्टिकल में खैर चर्चा होती ही रहती है और ये सत्य भी है जो कोई रंग नहीं जानता, ये सत्य है भारत की इकोनॉमी का। आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न इसके साथ इसी इतने एनालिसिस से कनेक्ट हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नव प्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है, तो आपको अब नई चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है कि इसमें दो पहलू चर्चा में रहे, खतरा और अवसर। यानी खतरा यही है कि एआई, यानी जब भी, जैसे इस निबंध में क्या था, इस निबंध में यही था ना भाई कि खतरा और अवसर। तो खतरा क्या है? एआई जो भी कार्य दोहराए जाते हैं, जैसे डेटा एंट्री, आज भी सेम उसी प्रकार से हो रहा है, कल भी वैसे हो रहा है, उनको समाप्त करेगा। कस्टमर सपोर्ट, अमेजॉन से आप कस्टमर सपोर्ट चाहेंगे, किसी भी बैंक से चाहेंगे, उसमें भी इंसान को अब, पहले आप फोन करके या जा करके बैंकों में लोगों से मिलते थे, अब वो सारा काम व्हाट्सएप से हो जाता है, नेट बैंकिंग से हो जाता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ये सब दोहराए जाने वाले कार्य, ऑब्वियस है इनकी, इन नौकरियों पर खतरा है। लेकिन स्वाभाविक है अवसर भी है। निबंध का दूसरा पार्ट की डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, इस प्रकार के नए जॉब पैदा भी हो रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं, इन दोनों को यानी चुनौतियों को और अवसर को भी अगर आपको अपनी कॉपी में मेंस में लिखना है तो आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं खतरा वाले में कि पहले बैंक में लोन का जो भी डेटा होता है वो क्लर्क चेक किया करता था, अब कौन चेक करता है? अब एआई करता है। लेकिन अब एआई डेवलपर इस प्रक्रिया को डिजाइन कर रहा है, प्रोसेस को, और एक नई नौकरी यहां पर एआई डेवलपर की जो है सुनिश्चित हो चुकी है। यानी जो काम एआई सॉफ्टवेयर कर रहा है तो उस एआई सॉफ्टवेयर को चलाएगा कौन? ऑब्वियस है एआई डेवलपर। तो यह एक
रोजगार जा रहा है तो एक रोजगार आ भी रहा है, आप देख सकते हैं। अब आता है भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और जैसे ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स आ जाता है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस जीएस पेपर 2 आ जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन। तो क्या है, स्किल गैप और एजुकेशन लैग, LAG, यानी कौशल का अंतराल है और शिक्षा प्रणाली का पिछड़ापन। यानी 2017 का जो निबंध है, वो निबंध यहां पर फेल हो रहा है। उस निबंध में कहा गया था, पहले लिख देता हूं, स्किल गैप और एजुकेशन लैग। 2017 को प्रश्न याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम। अब आप देखिए, हमारी क्लासरूम में क्या समस्या है? एजुकेशन पिछड़ा है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है तो बहुत कम है। तो ये दो समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं। और जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में बाधा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हैं या नहीं है, दोनों ही परिस्थितियों में अगर आपके पास स्किल्ड लोग नहीं हैं तो उस नेचुरल रिसोर्स के होने के बाद भी वो उसे यूज करने में आपके देश को सक्षम नहीं बना पाएंगे। आई होप आप समझ गए। अब इसके बाद आता है अगला। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो हर जगह टेक्नोलॉजी हो ही गया, और एथिक्स में हमें इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है कि भाई अगर समस्या है तो क्या इसका समाधान हो, इसको आप एथिक्स में भी डाल सकते हैं। तो ऑब्वियस है, पहला चीज वही जो आपको बताता हूं यूपीएससी के लिए, एआई बेस्ड एजुकेशन रिफॉर्म, यानी एआई आधारित शिक्षा सुधार सबको करना है। कैसे? कॉलेजों में एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विषय शामिल किए जाएं, और केवल शहरी कॉलेजों में नहीं, गांव वाले कॉलेज में भी। स्किल इंडिया 2.0 नामक एक नया स्किल इंडिया मिशन शुरू किया जाए, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र और एकेडमिक्स मिल करके रीस्किलिंग और अपस्किलिंग अभियान चलाएं। तीसरा, एक एआई की एथिकल पॉलिसी आए, यानी एआई की नैतिकता नीति आए, जो तय करे कि मशीनें इंसानों की जगह नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर काम करें। और सोशल सिक्योरिटी नेट, सामाजिक सुरक्षा जाल एक बनाया जाए, चौथा पॉइंट है। और यह सामाजिक सुरक्षा जाल क्या होता है? जिनकी भी नौकरियां जाएं उन्हें प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता मिले, जिससे वह पुनः रीस्किल अप स्किल के द्वारा नया रोजगार प्राप्त कर सके और उनकी जो पूरी इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब ना होने पाए, मेरे प्यारे बच्चों। तो निष्कर्ष रूप में क्या हम कह सकते हैं कि एआई से सवाल यह नहीं है कि क्या नौकरियां जाएंगी, बल्कि यह है कि कौन सी नौकरियां बचेंगी और कौन तैयार रहेगा। भारत के पास आप सबको पता है विशाल मानव पूंजी है, पर उसे इस गिनती को, जो विशाल जनसंख्या नामक गिनती है, इस गिनती से यानी क्वांटिटी से उसे गुणवत्ता यानी क्वालिटी में बदलना पड़ेगा। अगर समय रहते रीस्किल और इनोवेट कर पाए तो एआई हमारे विकास का इंजन बनेगा, वरना यह बेरोजगारी की नई लहर बन सकता है। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों की तकनीक नौकरियां नहीं मारती, वह पुराने कामों को बदलती हैं, और वही सफल होते हैं जो मशीनों से तेज सीखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट इज क्लियर? मजा आ गया? हो गया सभी बच्चों को? तो अब ये सारे टॉपिक आपके सामने आ गए, यूपीएससी आपकी जेब में। अब यही पूरा टॉपिक यहां आप देख सकते हैं, डिस्कस्ड है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, एक एक चीज, और आसानी के साथ आप इसे पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। अमेजॉन में छंटनी और कहां कहां छटनी हो रही, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी बेसिक परिभाषा, उसके कितने प्रकार हैं, फिर नौकरियों को क्या इससे नुकसान हो रहा है, ग्लोबल स्तर पर क्या नुकसान हो रहा है इससे, फिर भारत इसका सामना कैसे कर रहा है,
क्यों इस प्रकार की छंटनी तेज हो रही है, ग्लोबल स्टडीज भी क्यों तेज हो रही है, इस पर मैंने दिया है। भारत के लेबर मार्केट की क्या कमजोरियां हैं, इसके नैतिक, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ क्या है, एआई का सकारात्मक पक्ष क्या है, एआई के लिए भारत का भविष्य का ढांचा क्या है, विश्व में एआई ट्रांजिशन के लिए कौन सा देश कितना बढ़िया काम कर रहा है, और ऑब्वियस है इनोवेटिव आइडिया, यानी कौन कौन से आइडिया हैं, ठीक है ना, इन विषयों को लेकर के। और ऑब्वियस है इसे आप यूपीएससी के साथ जोड़ सकते हैं, निष्कर्ष आपके सामने है और सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब इसी प्रकार एक प्रश्न भी यहां पर मॉडल आंसर बना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों का सृजन करता भी है और विनाशक भी। अमेजन द्वारा हाल ही में की गई छटनी के परिप्रेक्ष्य में भारत के कार्यबल के लिए एआई द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए। क्या इस प्रश्न को आप कर पाएंगे? परिचय, एआई के कारण नौकरी में कैसे विस्थापन हो रहा है, एआई पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से कैसे रोजगार का सृजन हो रहा है, नीतिगत चुनौतियां क्या हैं, और एक बढ़िया सा निष्कर्ष। आप सोचिए कि आप पर डे कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस लेवल पर आप आकर के खड़े हैं, इस टॉपिक से आप सीख सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपके सामने जो आता है, वो टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी एक बार समझा जाए। लेकिन वहां तक समझने से पहले एक छोटा सा कार्य है जो आप लोगों के साथ करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रीलिम्स का संकट है, तो जिनको भी, यानी अगला ये 6 महीना, 6 से 6.5 महीने, यानी 24 मई तक प्रीलिम्स में सीसेट और जीएस दोनों की पर्सनल मेंटरशिप चाहिए। यानी वो सब पढ़ चुके हैं, उन्हें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस केवल उनको पर डे के हिसाब से सारी चीजें प्लान्ड चाहिए। अब यहां से, यानी जो क्लासेस वगैरह चल रही हो तो चल रही, उसमें वो सेम, लेकिन पर्सनल यानी प्रतिदिन का एक नया अंदाज, तो ये शुरू हो रहा है। आप सब जल्द से जल्द इससे जुड़े। मैं इसकी कोई डेट नहीं दे रहा हूं, इसको रोज मैं बोलता रहूंगा। जो बच्चे रोज आते जाएंगे उनकी मेंटरशिप स्टार्ट होती चली जाएगी, और जो पहले के पर्सनल मेंटरशिप में, वो भी इसका हिस्सा स्वतः बन जाएंगे। ठीक है, उनको अलग से कुछ पेवे करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत जबरदस्त है, और उन छात्रों के लिए जो बार बार प्रीलिम्स परीक्षा में फेल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 6 महीने आपको मैं थका दूं, 6 मंथ अगर मैं आपको थका दूं, ठीक है ना, तो आप, यानी डेली मंडे टू संडे, कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई पर्व नहीं। आप सबके मन में ये एक बात ये आ सकती है कि सर ये जरूरी होता है क्या? मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि अभी मैंने 6 महीने के लिए एक पर्सनल मेंटरशिप ली है फिटनेस की, और ऐसा नहीं कि बहुत पैसे होते हैं, ऐसा नहीं, अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं में से काट दिया जाता है। जैसे मैंने अब 6 महीने तक फैसला लिया, मैं कोई कपड़ा नहीं खरीदूंगा, कोई शूज नहीं खरीदूंगा, कोई शॉपिंग नहीं करूंगा अपने लिए। तो वो जो पैसा मैंने आइडिया लगाया, जितना पैसा हो सकता था, तो वो पैसा मैंने सेव कर लिया। अब उसी पैसे से मैंने 6 महीने के लिए पर्सनल ट्रेनिंग हायर की। हालांकि बहुत अच्छा खासा पैसा है, 6 महीने का ही केवल। क्यों? क्योंकि मेरा पेट बाहर आ रहा था, ड्यू टू, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था शूटिंग के। जो भी टाइम बच रहा उसमें मैं शूटिंग करता हूं, थक जाता हूं। तो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग इसलिए ली कि अब वो सुबह से शाम मुझे क्या खाना है, एक डाइट होती है, वो आपको मैं बता दूं। मैं जिस डाइट पर हूं, 6 महीने बाद रिजल्ट दिखाऊंगा। यानी 6 महीने पर आज मेरा पेट कैसा है, और ठीक 6 महीने बाद आप देखोगे अगर ये सब खत्म होकर के फिर से जैसे मैं पहले था, अब वो 6 पैक 8 पैक नहीं, लेकिन ऑब्वियस है उससे बेहतर कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं करूंगा, अगर स्वयं करूंगा तो करूंगा, लेकिन अगर किसी का डंडा आ गया तो डेफिनेट करूंगा। अब सोचिए कि पिछले 4 दिनों से आप मेरी एनर्जी में कोई गैप बताइएगा। मैं, एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरमिटेंट डाइट, अब मैं इस पे चल रहा हूं। इंटरमिटेंट डाइट का मतलब होता है कि हम 24 घंटे में आपको उनकी तरफ से मिल रहा है 8 घंटे खाने का, और 16 घंटे कुछ भी ना खाने का, केवल पानी वगैरह पी सकते हैं। नथिंग, कुछ भी नहीं, दूध वाली चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल पानी। यानी मुझे 8 घंटे खाना, जैसे मैं आपकी क्लास में आया हूं तो सुबह 8 बजे मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी हो सकता वो किया। क्लास के बाद ऑब्वियस है थोड़ा बहुत जो भी करूंगा,
और शाम को 4 बजे मेरी लास्ट, यानी मैं 4 बजे ही शाम को डिनर कर लूंगा। मेरा डिनर शाम को 4 बजे हो जाएगा, लंच अभी 11 बजे हो जाएगा, ठीक है, इस क्लास के बाद, साइंस वाली क्लास के पहले। तो ये कैसे हो पाया, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये उनके हिसाब से चल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है। और आप सोचिए कि मैं जो छठ पूजा में वो जो एक नहीं ठकुआ सा आता है, वो मुझे इतना पसंद है कि पहले मेरे यहाँ कई जगह से आता है घर में, तो मैं सबका इकट्ठा करके अकेले खा जाता था। लेकिन आया हुआ है, मैंने देखा है, प्रणाम कर लिया ऐसे, और क्या ही बताऊं अपनी इच्छाओं को ऐसे कंट्रोल करके आज 8 बजे एक छोटा सा टुकड़ा रहा नहीं गया था, तो इतना छोटा सा टुकड़ा आज 8 बजे मैंने खाया, क्योंकि वो मेरे खाने के टाइम पे था, तो इसलिए खा लिया। तो ये होते हैं जो आपके मेंटर्स होते हैं, जो आपके कोचेस होते हैं। जरूरी नहीं कि अब वो आकर के मुझे चेक कर रहे, जैसे उनको तो मैं एक ही टाइम मिलता हूं वर्कआउट के टाइम पे जिम में, लेकिन दिन भर उनका खौफ रहता है मेरे ऊपर कि मैं, अब वो तो मेरा खाना नहीं चेक कर रहे हैं। हाँ, उनको मुझे फोटो भेजना पड़ता है, आपको मैं दिखाता हूं मैं उनको फोटो कैसे भेजता हूं, जिससे कि आपको कम से कम इस बात का यकीन आए कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं या जो मैं कह रहा हूं उसमें सच्चाई है। अब आप देखते जाइए, ये मेरे जो भी मैं खाता हूं उनको फोटो खींचता हूं और उनको भेजता हूं। अगर प्रोटीन खा रहा हूं तो उसको भी भेज रहा हूं, खाना खा कुछ भी खा रहा हूं तो वो सारी चीजें उन तक जा रही टाइम टू टाइम। अभी मैं, जैसे मैंने सुबह का स्टार्ट किया, ये तो मान लीजिए रात का था, फिर प्रोटीन खाया, फिर उसके बाद जो है ये कुछ और खाया, जो उन्होंने लिखा हुआ उनके पास हर एक चीज टाइम टू टाइम मैं भेजता रहता हूं। यही तो पर्सनल मेंटरशिप में आप लोगों से भी मैं कराता हूं, अगर आप सबको याद हो तो इस वजह से ये बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि एक बार अगर आप गड़बड़ा गए, जैसे मुझे लगा कि अब अगर मैंने पेट को कंट्रोल नहीं किया तो फिर अब इसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक समय के बाद, एक अवस्था के बाद फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। अब मैं कर लूंगा 6 महीने में 100%, चूंकि खुद भी अनुशासित हूं, चाहे कुछ भी आ जाए घर में टच तक नहीं करता हूं। तो उसके पीछे रीजन यही है। तो आप सब भी, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की चीजों में जान होती है, देन आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो 5 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन आपका खराब जाएगा ही जाएगा। और मुझे भी ढेर सारा चाहिए रिजल्ट, इस वजह से मैं पागलों की तरह इस पे लगा। बाकी ये हमारे सारे कोर्सेज हैं, हर चीज मैं और मेरी टीम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ऑप्शनल हो, आप इसका हिस्सा जरूर बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 देशों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों को एआई के बारे में सबसे कम जानकारी। क्या इसको मुझे एनालिसिस करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ जरूरत। आप बताएं, ये तो सीख ही चुके हैं ना। 2 ही बातें मैंने बताया, डिजिटल पैराडॉक्स, जानते कुछ नहीं है, भरोसा सरकार पर है। तो बस यही याद रखिएगा कि भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रहा है, तो हमें जानकारी ही नहीं है। तो ढेर सारा सर्वे का इसमें रिजल्ट आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे ज्यादा एआई के बारे में कौन सा देश जानता है? जर्मनी। कौन जानता है? यूएस। कौन जानता है? यूके, यानी चार्ट 1। कौन जानता है? ये सारे देश। इंडिया, बाप रे बाप, यहां 46 रैंक पे खड़ा हुआ, मतलब 46%। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही नीचे रहेंगे ना जी। फिर चार्ट 2 आप देख सकते हैं, ठीक है। 18 से 34 वर्ष के लोगों का जो सर्वे हुआ है, जो परसेंटेज में है, परसेंटेज में फिर जर्मनी, यूएस, यूके, इंडिया 19वें। आप देख सकते हैं केवल 19% लोग। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं एआई का डेली लाइफ में जो यूज हो रहा है, उसमें यूएस, ब्राजील, यूके, और हम कहां? इंडिया, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने आता है वही कि कौन ज्यादा बेहतर ढंग से एआई को रेगुलेट कर लेगा, तो उसमें इंडिया सबसे टॉप पे है। यानी एआई क्या है ये हमें पता नहीं। आप देख सकते हैं उसमें, यानी चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3, मतलब एआई और उसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बहुत कम पता है। लेकिन
कौन हमारी सरकार पर हमारा भरोसा ताकतवर है कि वो एआई को मैनेज कर लेगा। तो यही मैंने आपको पढ़ाया था, डिजिटल पैराडॉक्स। तो कोई भी प्रश्न आए आप ऐसे में या निबंध में तकनीक और जागरूकता को लेकर के, कि देखिए तकनीक होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होती है जागरूकता। तो ऐसे में भारत को इस जागरूकता पर, भारत सरकार को, केंद्र राज्य सरकारों को अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता संघवाद की भी जरूरत है, मिलकर के काम करना पड़ेगा। दैट्स इट, बस इतना ही। बाकी पिछले वाले टॉपिक की तरह ही आप इसमें खूब सारा इंटरलिंकिंग कर लीजिएगा, कुछ और है नहीं इसमें, ठीक रहेगा बच्चे। एआई वाला ही टॉपिक है ये, बस एक प्योर रिसर्च संगठन का ये पूरा का पूरा सिस्टम था जिसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर विस्तार से दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। एक बार आपको बता दूं, जिससे 25 देशों में किए गए एआई सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों को एआई में सबसे कम जानकारी है। मैं इसलिए नहीं हंसता, मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है यार। उसके पीछे रीजन ये है कि मतलब क्या ही बोलूं मैं, हम लोग मतलब सीखना नहीं चाहते, नई चीजें अपनाना नहीं चाहते हैं। कोई भी नई चीज अपनाए तो उसको समाज पागल घोषित कर देता है, अरे ये तो बेकार है। ठीक है, तो 25 देशों में सर्वे हुआ है और भारतीयों को एआई के बारे में सबसे कम जानकारी है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, एआई पर कोई प्रश्न पूछेगा, ये पॉइंट जरूर आएगा। प्योर रिसर्च सेंटर का जरूर उपयोग कीजिएगा। इकोनॉमी, अगर एआई के बारे में जानकारी नहीं है और एआई ही इस समय दुनिया की इकोनॉमी को बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी पर भी उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम बड़ा कर सकते हैं। सोशल जस्टिस, इसका मतलब अगर जानकारी नहीं है तो हेल्थ एजुकेशन सिस्टम हमारा पिछड़ा है, तो यह मानव संसाधन की दृष्टि से भी उचित नहीं है। एथिक्स, अगर ऐसा है तो सरकारी एवं नैतिक संस्थाएं, सारी सरकारी और निजी संस्थाएं कहीं न कहीं नैतिक चिंता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि हम बदलती हुई तकनीक से अपने लोगों को परिचित नहीं कर पा रहे हैं। सिलेबस है सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंता, ऐसे बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, सेम वही सारे क्वेश्चन यहां भी लगे हैं। करेज टू एक्सेप्ट, भाई स्वीकार कीजिए, जागरूकता फैलाइए, ठीक है ना। और ये पूरा टॉपिक विस्तार से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। संदर्भ प्यू रिसर्च सेंटर 2025 का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के निष्कर्ष, एआई और उसकी बढ़ती प्रासंगिकता, भारतीयों का विरोधाभास, जागरूकता कम है लेकिन सरकार पर विश्वास खूब सारा है, और अगर ऐसा है तो उसके क्या क्या डायमेंशंस होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। इसके नैतिक और सामाजिक निहितार्थ क्या होंगे, आगे का रास्ता भी आपको बता दिया गया, और फिर एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, जिससे जो पढ़े उसको तुरंत रिवाइज कर सके। आप लोग कहते हैं ना सर रिवाइज कैसे करें, रिवाइज आप केवल क्वेश्चंस को करिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में कम जन जागरूकता के बावजूद भारतीय सरकारी नियमों पर उच्च विश्वास दिखाते हैं, वही डिजिटल पैराडॉक्स पर क्वेश्चन है। भारत के डिजिटल शासन और समावेशी विकास पर इन विरोधाभासों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने आता है। अब अगला टॉपिक आपके सामने आता है डब्ल्यूटीओ, यानी विश्व व्यापार संगठन का टॉपिक। अब इस टॉपिक को आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यूटीओ, लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले सिलेबस देख सकते हैं, जीएस पेपर 2, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान संस्थाएं, डब्ल्यूटीओ इसी के अंतर्गत आता है, और डब्ल्यूटीओ पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, तो इस प्रकार के जो चैलेंजेस हैं, जो 2025 में प्रश्न पूछा गया है, तो इकोनॉमी के सामने यह एक चैलेंज है कि भारत के पीएलआई स्कीम को चाइना ऐसे देश डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में घसीट रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सिलेबस आप देख सकते हैं, यानी जीएस पेपर 2, फिर आईआर, भारत एवं चाइना के संबंधों में भी इससे थोड़ा सा तनाव का ही बिंदु बनेगा, आप सबको पता है। और ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी,
इंडियन इकोनॉमी की दोनों यूनिट यहां लगी हैं, इकोनॉमी से जुड़ा टॉपिक है। और क्या ये इस प्रकार के कदम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की दृष्टि से उचित है, जहां पर कोई भी देश कुछ अच्छा कर रहा है, दूसरा देश उसका पैर खींचने लगता है? तो इस प्रकार की चीजें आपके सामने हैं, ये आपका टॉपिक है, एक बार आप इसको जरा पढ़ें। ठीक है, जैसा मैंने क्लास में जिक्र किया इस शुरुआत में ही कि जब भारत अपने उद्योगों को मजबूत करने के लिए पीएलआई स्कीम जैसी नीति लाता है, तो चाइना ऐसे देश डब्ल्यूटीओ में पहुंच जाते हैं। आप स्वयं चिंतन कीजिए कि कोई भी देश औद्योगिक आधार के बिना विकसित देश नहीं बन सकता। कोई भी देश औद्योगिक आधार के बिना विकसित देश नहीं बन सकता। तो हम अपना औद्योगिक आधार बना रहे हैं। 2014 के यूपीएससी का यह प्रश्न भी था, 14 या 15 का, कि क्या भारत बिना मजबूत औद्योगिक आधार के विकसित देश बन सकता है? तब हम बनना चाह रहे हैं। चाइना को पीएलआई स्कीम से बहुत तकलीफ है, इसका मतलब पीएलआई अच्छी है, इसीलिए उसको तकलीफ है। वो नहीं चाहता है कि भारत विश्व के सामने, मतलब चाइना के सामने विश्व की नजर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे, तो डब्ल्यूटीओ में लेके गया। ठीक है, तो ये मैंने, मतलब ये तो एक पार्ट हो गया। इसका एक नैतिक पहलू है बच्चों। नैतिक पहलू यही है कि भाई, जैसे यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो राष्ट्र होते हैं वो अपने हितों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं दूसरों के हितों के हिसाब से, और फिर उन राष्ट्रों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को समाप्त करने में एथिकल कंसिडरेशन किस प्रकार से सहायक होता है? तो ऑब्वियस हम लिखेंगे चाइना को नैतिकता के आधार पर चलना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। सबसे पहले ऑब्वियस है, डब्ल्यूटीओ आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह वह अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो सुनिश्चित करती है कि दुनिया के सभी देश फेयर ट्रेड या निष्पक्ष व्यापार करें। ऑब्वियस है, इसका एम क्या है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य है कि कोई देश अपने उद्योगों को अनुचित सब्सिडी, अनफेयर सब्सिडी देकर दूसरों के व्यापार को नुकसान ना पहुंचाए, सभी को इक्वल मार्केट एक्सेस मिले। यही डब्ल्यूटीओ के कार्य का मैंडेट है। अब पीएलआई स्कीम आप सबको पता है, क्योंकि झगड़ा इन्हीं दोनों में हो रहा है, तो दोनों जानना चाहिए। पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, भारत ने इसे 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में शुरू किया था। मेन लक्ष्य यही था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को, यानी विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता को कम करना और भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में जोड़ना। आप कहेंगे कि ये कैसे काम करती है? ये काम करती है कि जो कंपनी भारत में अधिक उत्पादन करती है उसे सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है। याद रखें, अधिक उत्पादन मतलब इंक्रीमेंटल सेल्स, लगातार उसकी बिक्री बढ़ रही है। जैसे मोबाइल फोन सेक्टर में एप्पल और सैमसंग को उत्पादन बढ़ाने पर इंसेंटिव मिला। अब यही इंसेंटिव का मॉडल बैटरी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी लागू किया गया है। तब आपके मन में आएगा, सर ये तो बहुत अच्छी बात है, भारत अपने लिए कुछ न कुछ करेगा, तो चीन को आपत्ति क्यों हुई है? तो चीन को आरोप है कि सारी नहीं, लेकिन कुछ जो पीएलआई स्कीमें हैं, कुछ, सारी नहीं यानी कुछ, ये याद रखिएगा, वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन करती है। और इसके लिए उन्होंने 3 सेक्टर का जिक्र किया है। पहला, मेरे प्यारे बच्चों, जो उन्होंने जिक्र किया है, पहला है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, जिसे क्या कहते हैं? एसीसी बैटरीज, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज। दूसरा उन्होंने आपत्ति जताई है ऑटोमेटिक एंड ऑटो कंपोनेंट्स पर, और तीसरा उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। अब जरा समझते हैं कि उन्होंने इन तीनों पर क्यों आपत्ति जताई। आखिर कारण भी तो आपको जानना चाहिए ना, रीजन क्या है। इन स्कीमों में भारत ने एक शर्त डाली है जिसे कहते हैं, देख सकते हैं, एडवांस केमिस्ट्री, ऑटोमोबाइल, इनमें भारत ने एक शर्त डाली है जिस शर्त का नाम है डीवीए, यानी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। यानी अगर किसी कंपनी को लाभ चाहिए तो उसे एक सर्टेन परसेंटेज, एक निश्चित प्रतिशत तक स्थानीय उत्पादन यानी लोकल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या?
तो जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 25% आपको हमारे देश में ही बनाना है। लोकल प्रोडक्शन इसका 25% देश में करना है। ऑटो सेक्टर में तो 50% प्रोडक्शन देश में करना है। आप देख सकते हैं ये अनिवार्य है। तो अब हमने अनिवार्य किया तो चीन को हुई खुजली और चीन पहुंच गया दाद काद खुजली की दवा खोजने डब्ल्यूटीओ में। तो चीन क्या कहता है? चीन कहता है कि यह विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव है। सूप तो सूप, चलनी हंसे जिसमें 72 से। चीन कहता है यह विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव है। और वो जो कहता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको यूपीएससी के एस्पिरेंट को जाना चाहिए। वो कहता है ये डब्ल्यूटीओ के नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल गैर भेदभाव सिद्धांत का उल्लंघन है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल यानी डब्ल्यूटीओ का एक सिद्धांत है, उसका ये उल्लंघन है, जिसका नाम है नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल। जैसे आपका नाम होता है राम श्याम सीता गीता। अब आप कहेंगे सर थोड़ा इसको समझाइए कि ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल ये एक्चुअल में है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा, और उसके लिए समझना पड़ेगा डब्ल्यूटीओ के 3 नियमों को। क्या समझना पड़ेगा? डब्ल्यूटीओ के कुछ नियम, डब्ल्यूटीओ के नियम ध्यान से समझिएगा। अब क्या है जरा देखिएगा। 3 मुख्य प्रावधान डब्ल्यूटीओ में लागू होते हैं। 3 इसमें से पहला है गैट आर्टिकल 3.4 या आर्टिकल 3.4 है। आप आर्टिकल 3 भी कह लेंगे तो भी चल जाता है क्योंकि ये उसी में शामिल है। ये क्या कहता है? गैट, आप केवल गैट भी जिक्र करिएगा कि गैट कहता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कि कोई देश घरेलू वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं से बेहतर व्यवहार नहीं दे सकता। यानी जैसा आप अपनी घरेलू वस्तुओं को देखेंगे उसी आंख और उसी चश्मे से विदेशी वस्तुओं को देखेंगे, सामान्य भाषा में। तो पहला ये हो गया। दूसरा ट्रिम्स, TRIMS, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यह भी एक समझौता है। यह क्या कहता है कि कोई देश निवेश शर्तों में लोकल कंटेंट का दबाव नहीं बना सकता। लोकल कंटेंट का दबाव, और चाइना के अनुसार लोकल कंटेंट का दबाव ही भारत बना रहा है। कैसे? वो कह रहा है किसमें, आपको मैंने यहां बताया कि भैया 25% और 50% लोकल कंटेंट होना चाहिए। और तीसरा नियम है मेरे प्यारे बच्चों SCM, जिसको मैंने विस्तार से आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, सब्सिडीज एंड काउंटर बेलिंग मेजर्स। SCM एग्रीमेंट है ये, डब्ल्यूटीओ के 3 नियम है, ठीक है ना। और जो SCM है मेरे प्यारे बच्चों, यह जो सब्सिडी होती है उन सब्सिडी को 3 श्रेणियों में बांटता है। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। एक होता है प्रोहिबिटेड सब्सिडी, एक होता है एक्शनेबल सब्सिडी, और एक होता है नॉन एक्शनेबल सब्सिडी। प्रोहिबिटेड यानी लोकल कंटेंट आधारित या एक्सपोर्ट से जुड़ी सब्सिडी आप नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ इसको रोक देता है। नाम ही है, यह क्षेत्र आने जाने के लिए प्रतिबद्ध है, आप हमेशा पढ़ने को सुनते हैं। एक्शनेबल सब्सिडी, जिससे दूसरे देशों को हानि पहुंचे, ठीक है ना, जिससे दूसरे देश को हानि पहुंचे, जो डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी जा सकती है। और तीसरा नॉन एक्शनेबल सब्सिडी, जो प्रतिस्पर्धा को प्रभावी ना करे या स्वीकृत होता है। तो नॉन एक्शनेबल सब्सिडी है वो स्वीकृत है क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा को काउंटर नहीं कर रहा है। प्रोहिबिटेड तो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते, और एक्शनेबल वो है कि कुछ ऐसा जो डब्ल्यूटीओ सॉल्व करेगा। चीन का कहना है कि भारत की पीएलआई स्कीमें प्रोहिबिटेड सब्सिडी की श्रेणी में आती हैं। प्रोहिबिटेड सब्सिडी की श्रेणी में आती हैं यानी इस वाली श्रेणी में आती हैं, क्योंकि वह लोकल कंटेंट आधारित हैं, जो डब्ल्यूटीओ के नियमों में निषिद्ध है। अब यहां तक हो गया चाइना का पक्ष। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों भारत का पक्ष क्या है। अब आपको यह भी जानना चाहिए ना भाई, भारत का पक्ष क्या है। तो भारत का जवाब बहुत ही स्पष्ट है, और वो जवाब क्या है
कि पीएलआई का उद्देश्य वैल्यू क्रिएशन है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। हम वैल्यू क्रिएट करा रहे हैं, हम भेदभाव नहीं कर रहे। विदेशी कंपनियों को हमने रोका नहीं, विदेशी कंपनियों को भारत कह रहा हमने नहीं रोका, वो भी इस योजना में भाग ले सकती है। और यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है, डब्ल्यूटीओ का उल्लंघन नहीं। भारत यह 3 बातें कहता है, फिर वो समझाता भी, उदाहरण भी उसके पास कि भाई एप्पल की फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां विदेशी होते हुए भी पीएलआई का लाभ ले रही हैं, तो तुम क्यों चले गए हो? सूप हंसे चलनी हंसे जिसमें 72 छेद। भारत का कहना है कि यह डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोत्साहन है, किसी प्रकार का ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस या व्यापार प्रतिबंध नहीं। तो आप कहेंगे ठीक है, चाइना का पक्ष हो गया, भारत का पक्ष हो गया, सर अब डब्ल्यूटीओ इस पे क्या करेगा? अब मामला गया है, तो यह मामला डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान जो अथॉरिटी है या डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, उसके पास गया। अब यदि समझौता नहीं होता तो डब्ल्यूटीओ पैनल इसे सुनेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी, जहां पर अपील की जाती है, 2019 से ही लगभग निष्क्रिय है, इसलिए विवाद का निपटारा लंबा खिंच सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? एक चीज और समझिएगा, आपको याद होगा चाइना के पहले जब इंडिया ने सोलर एनर्जी मिशन में डोमेस्टिक कंटेंट अनिवार्य किया था, सोलर एनर्जी मिशन जो हमारा था SEM, तब भी अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में केस किया था और भारत को उससे ढील देनी पड़ेगी, और मतलब ढील देनी पड़ी थी। अब वही स्थिति चीन के साथ पीएलआई पर भी दोहराई जा रही है, आप देख सकते हैं। तो यह विवाद दो चीजों के बीच संतुलन की कहानी है। पहला, नेशनल इंडस्ट्रियल एम्बिशन, यानी जो हमारी राष्ट्रीय औद्योगिक महत्वाकांक्षा है, पीएलआई स्कीम और आत्मनिर्भर भारत एक, और दूसरा है ग्लोबल ट्रेड कमिटमेंट यानी डब्ल्यूटीओ के रूल्स। तो यह इन दोनों के बीच संतुलन की कहानी है। ऐसे में भारत को ऐसी नीति बनानी होगी जो ग्लोबल रूल्स का उल्लंघन किए बिना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सशक्त कर सके और भारत को औद्योगिक आधार दे सके। तो हम अंततः कह सकते हैं इन द कंक्लूजन नोड, निष्कर्ष के रूप में, कि पीएलआई स्कीम भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक प्रगति की रीढ़ है, जो आत्मनिर्भरता को सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक रूप भी प्रदान करती है। परंतु डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों में पारदर्शिता और डेवलपिंग नेशंस के लिए पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी यानी नीति में लचीलता आवश्यक है, ताकि भारत जैसे देश फेयर बट फर्म यानी मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी चला सके। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ेंगे, समझेंगे, और पूरा कंटेंट यहां पर विस्तार से दिया गया। और डब्ल्यूटीओ पर बहुत सारे, देखिए डब्ल्यूटीओ पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनमें भी यह एक प्रश्न है। तो ऐसा प्रश्न पूछता है कि डब्ल्यूटीओ में भारत के कौन कौन से मुद्दे हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर आपको मैंने सिखा दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं पीएलआई योजना के खिलाफ चीन की डब्ल्यूटीओ शिकायत, संदर्भ और पृष्ठभूमि, पीएलआई योजना क्या है, पूरा इसका उद्देश्य क्या है, किन किन क्षेत्रों को यह कवर करता है, 3 पीएलआई योजनाएं जिनका चीन विरोध करता है, क्यों करता है, डब्ल्यूटीओ में चीन ने क्या शिकायत की है, चीन का तर्क क्या है, सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ का ढांचा क्या है जो मैंने आपको बताया, निषिद्ध सब्सिडी, ये सारी चीजें, अन्य डब्ल्यूटीओ प्रावधानों का क्या उल्लंघन हो रहा, भारत ने क्या अपने पक्ष में कहा है या क्या तर्क दिया है, डब्ल्यूटीओ में फिर विवाद का समाधान कैसे होता है, और फिर इसके बाद और कौन कौन से तनाव वैश्विक स्तर पर देखे गए हैं जो डब्ल्यूटीओ में गए हैं, और भारत के लिए इस चाइना के मूव का क्या रणनीतिक आर्थिक महत्व है, भारत को क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता क्या है, एक प्यारा सा निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद यह यूपीएससी का प्रश्न आपके सामने बढ़िया सा सुंदर सा रेडी है। विश्व व्यापार संगठन में भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के विरुद्ध चीन की शिकायत की जांच कीजिए। कर लेंगे आप जांच। यह मुद्दा औद्योगिक नीति और वैश्विक व्यापार नियमों के बीच तनाव को किस प्रकार उजागर करता है, तो परिचय, पृष्ठभूमि, चीन का आरोप, सबसे बढ़िया देखिए उदाहरण, यानी QKDE मॉडल पर ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है,
भारत की रक्षा। अच्छा बताना, जब से मैं क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब देने लगा हूं, एक बार सब कमेंट कर दीजिए कि तब से आपको जो है आंसर राइटिंग में सुविधा हुई है कि नहीं हुई, एक बार मुझे बताएं। बताइए मुझे भाई, क्या आपको आंसर राइटिंग में सहूलियत हुई है? एक बार बच्चे बताएं। ठीक है, सारे बच्चे बताया करें भाई। तो ये मुद्दा है, अब इस मुद्दे को हम थोड़ा आपको समझाते हैं, और इस मुद्दे को हम क्यों पढ़ें सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान, इंडियन पॉलिटी, ये तो यूनिट 1 हो ही गया है। दूसरा जीएस पेपर 2 पॉलिटी, देखिए संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, ये भी इंडियन पॉलिटी का हो गया है। और ऑब्वियस है, क्योंकि फाइनेंस की बात है, राज्यों की आर्थिक ताकत की बात है, तो इंडियन इकोनॉमी के साथ भी उससे हम जोड़ करके देखते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है जीएस पेपर 1 का कोई क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में पूछ ले रहा है, 3 वाला 2 में पूछ ले रहा है, 2 वाला 4 में पूछ ले रहा है। तो इसलिए क्योंकि फाइनेंस का विषय है तो इकोनॉमी के साथ भी जुड़ा, चूंकि राज्यों के पास पैसा नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से राज्य कैसे बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। तो संघवाद और कोष, ये टॉपिक आपके सामने आता है। चलिए, सब बच्चों ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया बात है। तो हम इसी विषय के लिए पढ़ रहे हैं, सरकारी नीतियां, और उन नीतियों को लागू करते हैं तो क्या विषय उत्पन्न होते हैं, ये भी आपके सिलेबस की यूनिट है। और सरकारी संस्थानों में क्या नैतिक चिंता है, ये उसके साथ भी जुड़ा हुआ विषय है। केंद्रीय एवं राज्य साथ नहीं आ रहे। 2025 में एक प्रश्न भी आपसे पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और राजकोषीय संघवाद। आप जरा इस प्रश्न को देखिए कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, यानी केंद्र राज्य संबंधों पर विशेषकर फाइनेंशियल जो मुद्दे होते हैं वो चर्चा में रहते हैं। तो जो आज का टॉपिक है ऑब्वियस है केंद्र राज्य फाइनेंशियल रिलेशन का एक रेफरेंस आपको बताएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद 24 में भी आप देख सकते हैं, केंद्र ने केंद्र राज्य संबंधों में क्या बदलाव किए हैं, केंद्र राज्य संबंध कैसे मजबूत हो, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही विषय यहां पर डिस्कस है। और इस लेक्चर का जो उद्देश्य है, आपको वो क्या उद्देश्य है मेरा, इसका उद्देश्य है पहला, भारत में जो फेडरलिज्म है यानी संघवाद की मूल भावना को आपको समझाना। दूसरा है जो पीएम श्री योजना है और एनईपी को लेकर के जो कुछ राज्यों और केंद्र के बीच में विवाद है, इसके माध्यम से केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण करना। और तीसरा ये आपको ये समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी यह समझना आपका और मेरा भी कि स्टेट ऑटोनॉमी क्या है। स्टेट ऑटोनॉमी यानी राज्य स्वायत्तता कोई बाजारू सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग पॉइंट नहीं, बल्कि संविधान का मूल सिद्धांत है स्टेट ऑटोनॉमी मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है स्टेट ऑटोनॉमी, तीन चीजें हम समझेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों अगर एक कल्पना करिए, चलिए आप और हम मिलकर के एक कल्पना करते हैं कि केंद्र सरकार, हम और आप राज्य हैं और केंद्र एक ही है। तो केंद्र सरकार कहे कि तुम्हें पैसा तभी मिलेगा जब तुम मेरी नीति मानोगे, यानी आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि पैसा तभी मिलेगा जब तुम मेरी नीति मानोगे, और आपको पता है कि आपके पिता की कुछ नीति, माता की कुछ नीति आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार कहे राज्यों से कि तुम्हें पैसा तभी मिलेगा जब तुम मेरी नीति मानोगे, तो क्या यह लोकतंत्र है या एक तरफा अनुशासन? यही प्रश्न यहां पर न्यूज में आप देखेंगे केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का दबाव बनाया कि भाई पीएम श्री योजना जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों के आधार पर चल रही है, तो आप उसको अपने यहां लागू कीजिए। इन राज्यों ने लागू नहीं किया। तो आइए समझते हैं जरा पीएम श्री योजना क्या है, प्रीलिम्स के लिए भी और उसके बाद मेंस के लिए भी। पीएम श्री, श्री यानी प्राइम मिनिस्टर, एस से स्कूल,
SH स्कूल हो गया, राइजिंग R हो गया, I इंडिया हो गया, यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यह योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए शुरू की गई है। रट लीजिएगा, यानी यह NEP 2020 को लागू करने के लिए शुरू की गई। आप कहेंगे सर इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि पूरे भारत में 14,500 गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडल इंस्टीट्यूशन में बदलना, यानी वही कि आज उनमें क्वांटिटी है बट उसको क्वालिटी के साथ बदलना, यानी इन स्कूलों को, मॉडल इंस्टीट्यूशंस को उच्च गुणवत्ता, डिजिटल शिक्षण और इंडियन नॉलेज सिस्टम से जोड़ना। तो स्कीम अच्छी है, आप भी कहेंगे हाँ सर अच्छी है भाई, हम पुराने को नया कर रहे हैं, पर समस्या कहां आ जाती है? समस्या वहीं आ जाती जहां हम एक तरफा करते हैं बिना राज्यों से पूछे। आपको पता है शिक्षा, एजुकेशन संविधान की समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में आती है, जिसका मतलब है केंद्र और राज्य दोनों नीति बना सकते हैं। ऐसे में जब केंद्र बिना राज्यों के परामर्श से ऐसी नीति बनाता है और थोपता है तो फेडरल बैलेंस बिगड़ जाता है। हालांकि संविधान ने यह कहा है कि अगर एक ही विषय पर दोनों कोई कानून बनाए समवर्ती विषय पर तो केंद्र वाला ही माना जाएगा। यह राज्यों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के मूल में ही संघ में केंद्र को ताकतवर बनाया गया। खैर अब तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अब आप कहेंगे सर अच्छा चलिए ये सब समझ में आ गया, विवाद पूरा समझा दीजिए तो ये मुद्दा और इजी क्लियर हो जाए। तो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये पहले से ही आपको पता होगा, हम लोगों ने कई बार पहले भी पढ़ी है, पढ़ा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विरोध कर रहे। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि NEP शिक्षा के नाम पर इंक्रोचमेंट है, किसका? केंद्र का। तो अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही है कि केंद्र इंक्रोच कर रहा है, इनको भी संतुलित होना पड़ेगा, बट इनका आरोप आपको याद होना चाहिए। लेकिन कुछ हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा चेंज आया, यानी उनका तर्क आया कि ये इंक्रोचमेंट है और उसके बाद केरल, यानी तीनों राज्यों में से केरल ने या केरल सरकार ने PM श्री का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केंद्र से साइन कर लिया। यानी उन्होंने कहा कि ठीक, हम PM श्री के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहां लागू करेंगे और मॉडल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। और ये MOU केंद्र से शामिल, मतलब केंद्र से साइन कर लिया, बट अपनी कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली। यानी वहां पर राज्य के स्तर पर, यानी राज्य के स्तर पर शिक्षा मंत्रालय ने MOU साइन कर लिया और कैबिनेट की मंजूरी के बिना। इससे आपको पता है वहां दो पार्टियों की सत्ता है, यानी गठबंधन, एक है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरा CPIM, और ये दोनों मिल करके LDF नाम से वहां सरकार चला रहे हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब क्या हुआ? सरकार में बगावत हो गई। CPI ने कहा तुरंत यह MOU वापस लो। CPIM ने कहा कि जिसके पास शिक्षा मंत्रालय, ऑब्वियस है शिक्षा मंत्रालय इसी के पास था, CPIM के पास, उन्होंने कहा भाई देखो हम फंसे हुए हैं, हमें केंद्र से फंड चाहिए क्योंकि शिक्षकों को सैलरी देनी है और स्कूल खर्च के लिए भी जरूरी, इसलिए हमें इस पर साइन करना पड़ा, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो एक प्रश्न यहां से उत्पन्न होता है, क्या राज्य को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी सिर्फ इसलिए कि केंद्र फंड रोक करके बैठा है? अब यहां से संविधान की एंट्री होती है, यानी अब इसका हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो पर्सपेक्टिव है, यानी जो संवैधानिक दृष्टिकोण है वो समझें। तो आर्टिकल 246 मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का केंद्र एवं राज्यों के विधायी अधिकारों का विभाजन करता है। विधायी यानी किस पर कौन कानून बना सकता है, और 7वीं अनुसूची में 3 विषय है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो मैंने कंकरेंट वाला आपको बताया, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। शिक्षा मेरे प्यारे बच्चों, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में लाई गई। इसका मतलब केंद्र सलाह दे सकता है, थोप नहीं सकता, ऐसा आर्टिकल में डिस्कस किया गया।
तो ये सारी बातें आप संविधान का भी जिक्र देख सकते हैं। अब आता है पांचवा पॉइंट कि क्या भाई फंडिंग की पॉलिटिक्स होती है हिंदुस्तान में? फंडिंग पॉलिटिक्स यानी फंडिंग की राजनीति, यानी केंद्र एवं राज्य क्या कहते हैं और उसके आधार पर हम फंडिंग की राजनीति को समझेंगे। तो केंद्र कहता है कि पीएम श्री या एनईपी अपनाने वाले राज्यों को ही फेडरल फंड्स मिलेंगे एजुकेशन पर खर्च करने के लिए, केंद्र से पैसा तभी मिलेगा। इससे जो आलोचक हैं वो प्रश्न उठाते हैं कि इससे शिक्षा जैसे साझा विषय पर सेंट्रल प्रेशर, केंद्रीय दबाव बढ़ता है। यही स्थिति एक और स्कीम समग्र शिक्षा योजना में भी हुई, जहां केरल को फंड रोककर पीएम श्री अपनाने के लिए मजबूर किया गया। तो अब ये दोनों उदाहरण थोड़ा सा शक्ति तो दिखाते हैं। इसे ही कहते हैं फिजिकल कोरेशन, यानी वित्तीय दबाव, यानी पैसे के जरिए नीतिगत आज्ञाकारिता, यानी हम पैसा तभी देंगे जब तुम हमारी नीतियों या हमारी नीतियों संबंधी आज्ञा का पालन करोगे। तो यह भी आपको समझ में आ गया। अब आता है अंतिम पार्ट, यानी जुडिशरी। इसमें डिस्कस किया गया रोल ऑफ जुडिशरी। क्या इसमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी ताकत को समझते हुए, तो तमिलनाडु ने मेरे प्यारे बच्चों इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, बट केस अभी भी पेंडिंग है। तो ऐसे में भारत की न्यायपालिका को चाहिए कि वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के इस विषय पर एक जल्द डिसीजन दे, ताकि सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाया जा सके और केंद्र भी फंड का प्रयोग राज्यों की नीतिगत स्वायत्तता खत्म करने के लिए उसका उपयोग ना करे और एक संतुलित उपयोग करे मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं, इसमें डिस्कस किया गया केरल की स्थिति। तो केरल की शिक्षा प्रणाली के बारे में हम सब जानते हैं कि भारत में नंबर 1 पे है। वहां पर पहली जो सबसे बड़ी ताकत है कि इनरोलमेंट लगभग 100% पर है, यानी हम सर्वव्यापी नामांकन दर देख सकते हैं। केवल बच्चे नामांकन नहीं करते, क्लास में रहते भी हैं, यानी हाई रिटेंशन रेट भी है। इतना ही नहीं, उनका लर्निंग आउटकम्स भी भारत के अन्य राज्यों से ज्यादा है और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। चारों चीजें हैं। इस कारण एनईपी 2020 के अधिकतर लक्ष्य पहले से ही केरल में पूरे कर लिए गए हैं। इसलिए पीएम श्री उनके लिए सिर्फ एक कॉस्मेटिक रीब्रांडिंग जैसा है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, ये विषय फिर अंत में जो डिस्कस किया गया है वो है फेडरलिज्म वर्सेस, ये अच्छा पॉइंट है, फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलिज्म, यानी संघवाद बनाम केंद्रीकरण। संघवाद बनाम केंद्रीकरण। भारत का संविधान कहता है राज्य और केंद्र दोनों समान भागीदार हैं। राज्य और केंद्र दोनों समान भागीदार हैं, कोई किसी का अधीनस्थ नहीं, सबऑर्डिनेट नहीं। ऐसे में स्वाभाविक एक प्रश्न तो उठता है कि अगर फंड रोककर नीति को थोपने की कोशिश होती है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह कंपल्सिव फेडरलिज्म आ जाता है, याद रखिएगा। तो सलूशन क्या है? सलूशन यही है कि फिजिकल ट्रांसफर्स को राजनीतिक सहमति से नहीं, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों से भी जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर्स होते हैं उसमें फाइनेंस कमीशन की भूमिका को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसको सक्रिय किया जाए ताकि राज्यों की आवाज केंद्र तक पहुंचे। और तीसरा, न्यायपालिका में अगर इस मामले पर कोई केस है तो समय पर उसकी सुनवाई हो। और ऑब्वियस है, शिक्षा जैसे चौथा विषयों पर कंसल्टेटिव पॉलिसी मेकिंग अपनाई जाए, यानी हम साझा करके तब कुछ काम करें। तो निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो भारत का संविधान है, या हम भारत के संविधान में जो संघवाद है, ऑब्वियस है वो संविधान की आत्मा है, साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य की स्वायत्तता कोई मोल भाव की वस्तु नहीं है, लोकतंत्र की गरिमा है। यदि राज्यों को वित्तीय दबाव से नीतियां अपनाने को मजबूर किया गया तो यह संघीय ढांचे की आत्मा को कमजोर कर देगा। क्यों? क्योंकि सच्चा संघवाद तब है जब केंद्र और राज्य एक दूसरे को सहयोगी समझे, ना कि आज्ञाकारी।
तो हम अंततः कह सकते हैं कि सहकारी संघवाद परामर्श से चलता है, दबाव से नहीं। और फिर 2015 का वो यूपीएससी का निबंध यहां पर मैं लिख दूं, सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यथार्थ है या मिथक? क्या है सहकारी संघवाद, यथार्थ है या मिथक? तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के निबंधों में हम इस प्रकार की चर्चा बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एनी डाउट? ठीक है, तो ये आपका यहां तक का पूरा टॉपिक निपट जाता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर देखते हैं, एक मॉडल क्वेश्चन भी बना हुआ, पूरा कंटेंट इन डिटेल देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में है। परिभाषा यानी इस मुद्दे का परिचय, फिर इसके बाद विषय का कोर इश्यू क्या है, संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है, शिक्षा कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे शामिल है, भारत में राजकोषीय संघवाद का नेचर कैसा है, केरल का मामला क्या है, कानूनी और न्यायिक आयाम इस मामले के क्या है, रिपोर्ट और डेटा क्या कहते हैं, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य यानी विश्व के विभिन्न देशों से संघवाद के संदर्भ में कंपेयर है, केंद्र राज्य राजकोषीय गतिशीलता से उभरती चुनौतियां, आगे का रास्ता कि कैसे हम सच्चा सहकारी संघवाद बनाएं और कुछ न्यू आइडियाज का अनुपालन करें, निष्कर्ष आप देख सकते हैं। और फिर एक बढ़िया सा प्रश्न आपके सामने जीएस पेपर 2 का रेडी है, जिसको आप प्रैक्टिस करें। केंद्रीय निधियों की प्राप्ति में राज्य की स्वायत्तता सौदेबाजी का विषय नहीं हो सकती, जो मैंने लास्ट में कंक्लूड किया। पीएम श्री योजना और एनईपी 2020 पर हुए हालिया विवाद के संदर्भ में भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। उत्तर देख सकते हैं, परिचय, पृष्ठभूमि, संघवाद और संवैधानिक ढांचा, सहकारी संघवाद बनाम राजकोषीय दबाव, आगे का रास्ता और एक बेहतर सा निष्कर्ष आपके सामने आ जाता है। अब आता है प्रीलिम्स के दो टॉपिक, यानी नॉर्वे और भारत। तो यह टॉपिक केवल इसलिए कि इसमें जो जो टर्म प्रीलिम्स के लिए आए हैं उन पर क्वेश्चन बना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे और कुछ भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, मेंस में कुछ भी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? जैसे मुख्य विषय और यूपीएससी कॉन्सेप्ट, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ग्रीन शिपिंग क्या होती है, ये सब अब आने वाले समय में प्रीलिम्स के टर्म होंगे जो आपको यूपीएससी में लिखना ही होगा, मतलब प्रीलिम्स में इन प्रश्नों का सामना करना होगा या ये प्रश्न की भाषा में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे मैंने दे दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है ना, फिर भारत ईएफटीए का टेपा क्या है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, आप इसको और भी थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, सागरमाला नेशनल लॉजिस्टिक नीति, ये सब आपको थोड़ा गूगल करके पढ़ना है, तो ये सब कुछ दे दिया गया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हर चीज। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा यहां पर बना दिया गया। पहला, दूसरा कथन कारण आप देख सकते हैं, तीसरा मैच करने को लेकर के, जिससे आपका पूरा कंटेंट तैयार हो जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर इसके बाद आप आगे आते हैं मेलिसा, तो मैंने मेलिसा अटलांटिक हरिकेन के बारे में सारी बातें बता दी। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है, डिटेल भी दे दिया गया है और आप इसको बढ़िया सा एंजॉय करते हुए पढ़ें, यानी सब कुछ प्रीलिम्स का कंटेंट चर्चा में क्यों। ठीक है, तूफान और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, परिभाषा कैसे होता है, तूफान मेलिसा की पूरी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद तूफान को हम कैसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उनकी इंटेंसिटी के आधार पर, वो सारा का सारा दिया गया है। ठीक है ना, तो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे आई वॉल रिप्लेसमेंट साइकिल वगैरह है, बहुत बढ़िया, आप पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा। तो बहुत डिटेल में सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए। अब उसी विषय को लेकर के ट्रॉपिकल साइक्लोन पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कथन एवं कारण टाइप का क्वेश्चन, हरिकेन मेलिसा को आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैच हो गया, सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, रैपिड इंटेंसिफिकेशन इंडेक्स हो गया, ठीक है ना, साफिर सिम्पसन स्केल हो गया, क्लाइमेट सेंट्रल हो गया, कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं, तो ये चार अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से, और हिंदी में भी वही सारी चीजें हैं। बाकी आप सबका स्वागत है, थैंक यू सो मच। यूपीएससी की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।
कैसा लगा सेशन? मजा आया? मजा आया बच्चों? ठीक है, चलिए तो मिलते हैं जस्ट अब, हम कहेंगे अ फ्यू मोमेंट लेटर, और हम लोग करेंगे अब साइंस एंड टेक की क्लास। तो ठीक 11:30 बजे मैं आप सबके सामने यहां पर आऊंगा और हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक में आपको पता है प्रीलिम्स की जो क्लास चल रही है उसमें मैं ही पढ़ा रहा हूं, और जिसमें हम पहला यूनिट अपना खत्म कर चुके हैं। अब आज हम थर्मोडायनेमिक्स और इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। पहली यूनिट खत्म हो गई है, आप लोग मुझे बताएं सभी बच्चे। क्या सब खत्म हो चुका है? यानी फर्स्ट जो आपको अभी तक का फर्स्ट यूनिट नहीं, लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर 1 का जो पहला पार्ट है वो खत्म हो चुका है, न्यूटन तक ही था, वहां तक मैं करा चुका हूं। ठीक है, बाय, थैंक यू। मिलते हैं 15 से 20 मिनट में।